अध्याय 41 पतन की ओर। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं है? आर्यन शर्मा ने पहले पोशाक से शुरुआत की और पूछता रहा, ये कैसा है? और ये? नैना अभी भी थोड़ी उलझन में थी और आर्यन शर्मा ने उसे सोचने का कोई समय नहीं दिया। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, उसने तुरंत उस कपड़े को उठाया और अगले पर चला गया। इतनी जल्दी निर्णय लेने के साथ नैना ने जिन कपड़ों को छोड़ा, वे वास्तव में वे शैलियां थीं जिनकी उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। बहुत जल्द आर्यन शर्मा ने 3 रैक से 5 या 6 टुकड़े चुन लिए थे। उसने शेष रैक को देखा, जिनसे शायद 7 या 8 पोशाकें बन सकती थीं, और उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये ठीक लगता है। फिर आर्यन शर्मा ने उन लग्जरी सेल्सवुमन की ओर रुख किया, जो पूरे समय हैरान थीं, और कहा, मेरे द्वारा निकाले गए कपड़ों को छोड़कर हम बाकी ले लेंगे। बिल का भुगतान करते हैं। ठीक है, श्रीमान आर्यन। सेल्सवुमन शुरू में चौंक गईं। एलवी स्टोर की सेल्सवुमन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, मानो बर्फ पिघल गई हो, और उसका चेहरा तुरंत सबसे उज्ज्वल मुस्कान से जगमगा उठा। उनकी पेशेवर शालीनता के साथ, हालांकि हैरान, वे मूर्खतापूर्वक वहां खड़ी नहीं रहीं। इसके बजाय उन्होंने जल्दी से टैग हटाना और कपड़े पैक करना शुरू कर दिया, बड़ी ऑर्डर को जितनी जल्दी हो सके पूरा करने का प्रयास किया। आर्यन शर्मा, मैं इतना नहीं पहन सकती, तुम। नैना, जो आर्यन शर्मा के बयान हम बाकी ले लेंगे के बाद से जमी हुई थी, आखिरकार प्रतिक्रिया दी और घबराकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। मुझ पर विश्वास करो। पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुका आर्यन शर्मा उससे बहस जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे कठोरता से बीच में रोक दिया। नैना, जैसा कि अपेक्षित था, चुप हो गई। आर्यन शर्मा ने उसे आश्चर्य से देखा। नैना को चुपचाप खड़े देखकर आर्यन शर्मा को कल के कुछ विवरण याद आए और वह अपनी टुड्डी को सहलाए बिना नहीं रह सका। कुछ गड़बड़ है, इस सीनियर में कुछ छिपी हुई विशेषताएं लगती हैं। लेकिन आर्यन शर्मा अभी तक निश्चित नहीं था और आगे सत्यापन करने की आवश्यकता थी। श्रीमान आर्यन, क्या आपको ये बैग भी पैक करने की आवश्यकता है? इस समय तक सेल्सवुमन ने सभी कपड़े और जूते पैक कर लिए थे और रैक पर केवल कुछ एलवी बैग बचे थे। उन सभी को पैक करें। ओह हाँ, वे स्टॉकिंग्स भी। आर्यन शर्मा ने अपनी आंख के कोने से देखा, यह महसूस करते हुए कि उसने बालेनियागा से स्टॉकिंग्स के कुछ जोड़े छोड़ दिए थे, और जल्दी से जोड़ा। क्या इन सेल्सवुमन को बात समझ में नहीं आती? उसने विशेष रूप से नैना से नहीं पूछा था क्योंकि उसे डर था कि वह शर्मिंदा हो जाएगी, लेकिन नैना की 177 की ऊंचाई और सही पैरों के साथ इन स्टॉकिंग्स को न पहनना एक महान संपत्ति की बर्बादी होगी। सौभाग्य से नैना लाभ लड़की के रास्ते पर नहीं गई थी, अन्यथा उन प्लेटफार्मों पर तथाकथित लेग फेरीज सभी बेरोजगार हो जाती। उस घटिया गिरवी दुकान के मालिक के इरादे संदिग्ध थे, लेकिन उसकी नजर तेज थी। इसके अलावा आर्यन शर्मा के पास व्यावहारिक अनुभव था, ये जानते हुए कि नैना के पैर सिर्फ देखने में आकर्षक नहीं थे, वे बहुत अच्छे भी लगते थे, नर्म और उछाल भरे, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे, वास्तव में शीर्ष पायदान के। ठीक है, ठीक है। सेल्सवुमन फिर से व्यस्त हो गई क्योंकि नैना शर्माते हुए हिचकिचाए, लेकिन आर्यन शर्मा की कुछ हद तक कठोर नजर के तहत उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। श्रीमान आर्यन, कुल 768,000 है। बेला वह थी जिसने उसके साथ बिल को अंतिम रूप दिया, और उसे केवल होटल का भुगतान करना था, जो बदले में संबंधित ब्रांड स्टोर के साथ बिल का निपटान करेगा। हालांकि वह जानती थी कि यह सस्ता नहीं था। संख्या सुनकर नैना का दिल धड़क गया। 50,000 का हस्तांतरण उसे चौंका नहीं पाएगा। खुलकर कहें तो वह अपनी सुंदरता का स्तर जानती थी और समझती थी कि अगर वह उन्हें ऐसा करने देती है तो बहुत से लोग उसके लिए 50,000 खर्च करने को तैयार थे। आर्यन शर्मा का विरोध करने में उसकी अक्षमता में कई जटिल कारक शामिल थे, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। फिर भी आर्यन शर्मा को 1 घंटे में 700,000 खर्च करते हुए उसे कपड़े खरीदते हुए देखकर एक बार फिर उसे अंदर तक हिला दिया। चाहे वह कितनी भी आश्वस्त हो, वह आसानी से एक ऐसा आदमी नहीं ढूंढ सकती थी जो उस पर 700,000 खर्च करने को तैयार हो। इसके अलावा उसकी अवचेतन अपेक्षाओं में उसने हमेशा सोचा था कि आर्यन शर्मा द्वारा उसे हस्तांतरित 50,000 की मासिक दर होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई इसे उसी तरह से मानता है, वह तरह की बात क्या ये मासिक रूप से गणना नहीं की जाती है। लेकिन नैना को अब एहसास हुआ कि वह गंभीर रूप से गलत हो सकती है। उसने आर्यन शर्मा को देखा, उसकी नजरें तेजी से जटिल हो रही थीं।
आर्यन शर्मा द्वारा उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को कुचलने और उनके रिश्ते को जबरन लेन देन में बदलने के बाद आर्यन शर्मा के लिए उसकी कोई भी सद्भावना गायब हो जानी चाहिए थी, फिर भी उसने खुद को लगातार गहराई में डूबते हुए पाया। मिस नैना, क्या हमें ये कपड़े आपके लिए स्टो करने चाहिए या? बेला की आवाज ने नैना को उसके तंद्रा से बाहर निकाला। उसे एहसास हुआ कि जब वह विचारों में खोई हुई थी, आर्यन शर्मा ने पहले ही भुगतान कर दिया था। महिला बिक्री कर्मचारी पहले ही जा चुकी थी, केवल बेला और 2 अन्य महिला परिचारक उसे जिज्ञासु भाव से देख रही थीं। ओम, मैं इससे खुद कर लूंगी। नैना ने पूरे लाउंज में बिखरे हुए सभी कपड़ों को देखा और जल्दी से आगे बढ़ी। तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। सभी कपड़े आपके आकार में वन साइज फिट ऑल के रूप में चुने गए हैं। ये सबसे अच्छा है यदि आप बाद में उन सभी को आजमाती हैं। यदि कोई फिट नहीं होता है तो मैं आपके लिए रिटर्न या एक्सचेंज संभाल लूंगी। बेला के बोलने के बाद वह अपने कर्मचारियों के साथ चली गई, जिससे नैना सावधानीपूर्वक और कुछ हद तक खुशी से साफ कर रही थी। आर्यन शर्मा के लिए वह वहां दंग रह गया, क्योंकि जैसे ही नैना सब कुछ देखकर चकाचौंध हो गई, सिस्टम की लगातार डिंग 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 कभी नहीं रुकी, व्यावहारिक रूप से एक क्रिसमस सिम्फनी बन गई। बेशक संदेश सब एक ही था। बाध्य इकाई नैना की भौतिक इच्छाएं संतुष्ट हो गई हैं और इच्छा उपभोग सोना जारी किया गया है। उसके फोन पर टेक्स्ट संदेश अलर्ट आते रहे। CMB 0705 को 10:26 पर 1111 पर समाप्त होने वाले आपके खाते में 188,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। CMB 0705 को 10:27 पर 1111 पर समाप्त होने वाले आपके खाते में 121,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। CMB लगभग हर बार जब नैना ने कपड़ों की एक वस्तु की जांच की तो एक इच्छा सोना जमा किया गया। कुछ सैकड़ों हजारों तक, सबसे कम 80 से 90,000 तक। उसने अभी अभी 700,000 से अधिक खर्च किए थे और 5 मिनट से भी कम समय में ये सब वापस कर दिया गया था। जैसे ही नैना ने सभी कपड़ों और जूतों को वर्गीकृत करना समाप्त किया, आर्यन शर्मा ने बैंकिंग ऐप पर एक नज़र डाली और अपने स्वयं के पैसे को छोड़कर इच्छा उपभोग सोने की कुल राशि 5 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिसमें अतिरिक्त 30,000 थे। सिस्टम, इतना हास्यास्पद मत बनो। नैना का पैसा इतना आसान क्यों है? बस खरीदने और खरीदने से ये दोगुना होता रहता है। यहाँ वास्तव में मेजबान कौन है? आंतरिक शिकायतों के अलावा आर्यन शर्मा को थोड़ी परेशानी हुई। ऐसा लगता था कि इस पैसे में कभी न खत्म होने की प्रवृत्ति है। आर्यन शर्मा, इस समय नैना ने उससे बुलाया। क्या हमें ये वापस कर देने चाहिए? आर्यन शर्मा ने मूल रूप से सोचा था कि नैना फिर से शर्मिंदा है, लेकिन पास आने पर पता चला कि वह वास्तव में शर्मिंदा थी। उसके द्वारा अलग से चुने गए कपड़े स्पष्ट रूप से वे थे जिन्हें उसने पहले कभी सेक्सी शैली के साथ नहीं आजमाया था। कटआउट टॉप, मिनी स्कर्ट और अल्प वस्त्र। माना जाता है कि वे रैक पर लटकते समय दरारों से फिसल गए थे और आर्यन शर्मा ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें रखो, बाहर मत पहनो। आर्यन शर्मा का निहितार्थ स्पष्ट था। नैना तुरंत फिर से चुप हो गई, लेकिन उसने विरोध भी नहीं किया। आर्यन शर्मा ने उस पर एक नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी इतनी दिलचस्प थी, शांति से छिपे संघर्ष के संकेत के साथ। इसलिए आर्यन शर्मा धीरे धीरे उसके पास आया। नैना का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कल रात की घटनाओं के बाद वह विरोध करने का कोई इरादा नहीं जुटा सकी। नैना को अपना भाग्य स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए देखकर आर्यन शर्मा को अपना पिछला संदेह याद आया और वह केवल उसी से संतुष्ट नहीं था। वह झुका, थोड़ा आज्ञाकारी स्वर में बोलते हुए नैना के कान में धीरे से, अपना मुंह खोलो, अपनी जीभ बाहर निकालो। अध्याय 42। कौन आम आदमी नहीं है? जब नैना ने ये वाक्य सुना तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो एक अदृश्य विद्युत धारा उसके पूरे शरीर में बह रही हो, यहां तक कि आर्यन शर्मा के छूने से पहले भी। सुनो। आर्यन शर्मा उसके कान के करीब झुका, बोलना जारी रखा। नैना, जिसने सोचने की क्षमता खो दी थी, ने धीरे से अपने होंठ खोले, जिससे लाल रंग का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया जो मिट्टी से निकलते वसंत कलियों की तरह उभरा, थोड़ा थोड़ा करके इंच दर इंच बाहर निकला। ... शर्म की एक अभूतपूर्व भावना ने नैना को ऐसा महसूस कराया जैसे वह बादलों और धुंध से घिरी हुई हो। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि केवल एक चुंबन की प्रस्तावना प्रत्यक्ष संपर्क की तुलना में अधिक अद्भुत अनुभव हो सकती है। फिर भी आर्यन शर्मा, ये धिक्कार आदमी, अभी भी संतुष्ट नहीं था। सीनियर, अपनी आंखें खोलो, मुझे देखो। आर्यन शर्मा ने आगे निर्देश जारी किए।
नैना की पलकें थोड़ी फड़फड़ाईं और फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सुंदर पुतलियों में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला भावर था, मानो उनकी आंखें मिलने पर आर्यन शर्मा की आत्मा को उनमें खींचने का लक्ष्य हो। आर्यन शर्मा, जो पहले से ही थोड़ा बहक गया था, आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वो एक पहाड़ी डाकू में बदल गया, अपने स्वादिष्ट व्यवहार का दावा कर रहा था। मम आह। नैना की बेजान आंखें आधी खुली थीं, विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। आर्यन शर्मा को अपनी इच्छानुसार क्षेत्र का दावा करने की अनुमति दी। इस दौरान उसकी बाहें लगातार ऊपर और नीचे उठती और गिरती रहीं, अंततः मुड़कर उसकी छाती के सामने मंडराती रहीं, मानो अपने लिए थोड़ी सांस लेने की जगह के लिए लड़ रही हो। उनके होंठ मिले और अलग हुए, फिर मिले और फिर अलग हुए। कई बार ऐसा करने के बाद आर्यन शर्मा ने भी खुद को होंफते हुए पाया और थोड़ा पीछे हट गया, अपने हाथों से नैना की कमर को सहारा दिया। जैसे ही उसने छोड़ा, नैना के जमीन पर गिरने की संभावना थी। नैना ने थोड़ी स्पष्टता हासिल की, लेकिन देखा कि आर्यन शर्मा की नजर और भी तेज हो गई थी। नैना तुरंत समझ गई, वह जारी रखना चाहता था, उसे पूरी तरह से उपभोग करना चाहता था। अचानक फोन की घंटी बजी। नैना ने मेज पर रखे फोन पर एक नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया और धीरे से कहा, ये प्रोफेसर वांग हैं। मुझे ये लेना होगा। उसकी आवाज अजीब थी, कर्कश थी, भले ही उसने अभी कुछ नहीं कहा था। उस कमजोर स्वर ने अनजाने में विनती का संकेत मिला दिया। वह जानती थी कि वह अब आर्यन शर्मा को मना नहीं कर सकती। उत्तर 2। आर्यन शर्मा ने उसे सोफे पर बैठने में मदद की, फिर फोन सौंप दिया। नमस्ते प्रोफेसर, यह मैं हूं। नहीं, मुझे सर्दी नहीं लग रही है। ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगी। नैना के फोन काटने के बाद उसने थोड़ी ताकत हासिल की और आर्यन शर्मा ने एक गिलास पानी डाला और उसे सौंप दिया। धन्यवाद। प्रोफेसर ने 1 बजे हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। आर्यन शर्मा के पूछने का इंतजार किए बिना नैना ने पहल करते हुए कहा, 1 बजे हो। आर्यन शर्मा ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली। दोनों के 10 मिनट से अधिक समय तक उलझने के बाद समय पहले ही 11 बजे के करीब था। मुझे नहाना है। नैना ने थोड़ा सिर झुकाया। आर्यन शर्मा एक पल के लिए चौंक गया, फिर महसूस किया कि नैना उसे बाहर निकाल रही थी। भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, सीनियर, तुम यहाँ थोड़ी अनुचित हो रही हो, मुझे उत्तेजित कर रही हो और फिर मुझे बाहर निकाल रही हो। तुम ही हो जिसने मुझे। नैना ने स्वाभाविक रूप से जवाब देना चाहा, लेकिन आर्यन शर्मा की आधी मुस्कुराती हुई नजर से मिलने पर उसने तुरंत महसूस किया कि आर्यन शर्मा जानबूझकर ऐसा कर रहा था और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। बताओ, तुमने मुझे कैसे किया? आर्यन शर्मा ने जानबूझकर अपनी आवाज में एक निश्चित शब्द पर जोर दिया। बंद करो, बात करना बंद करो। विरोध करने में असमर्थ नैना के गाल लाल हो गए, भागने की तीव्र इच्छा के साथ। ठीक है, मुझे पुस्तकालय में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। आर्यन शर्मा खड़ा हुआ और आलस्य से अंगड़ाई ली। जब नैना ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तो आर्यन शर्मा अचानक झुक गया, अपनी बांह उसके चारों ओर लपेट ली। उसकी नजर उसकी सफेद पतली हंस गर्दन पर पड़ी। सीनियर, हालांकि मैं तुम्हें समझता हूं, थोड़ी सजा अभी भी होनी चाहिए। क्या सजा? ये परिचित वाक्य फिर से सुनकर नैना का शरीर एक बार फिर कस गया। और किसी कारण से उसकी घबराहट के बीच उसके दिल में एक हल्की सी लालसा पैदा हो गई। मिंग शहर में नवनिर्मित हाई स्पीड रेलवे स्टेशन शहर के केंद्र में नहीं था, लेकिन कई हाई स्पीड ट्रेन लाइनें अभी भी पुराने रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती थीं, जो दूसरे रिंग रोड के पास था, जो एक पर्यटक शहर के लिए एक फायदा था। इस समय प्रवेश द्वार के नीचे छोटे चौक पर युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह वहां इकट्ठा हुआ था। कुल मिलाकर 5 महिलाएं और 1 पुरुष थे, सभी क्लाउड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध कानून प्रोफेसर वांग होनगेइन के तहत वर्तमान स्नातक छात्र थे। नैना अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? अब केवल वही गायब है। प्रोफेसर काफी देर से अंदर इंतजार कर रहे हैं। भारी मेकअप वाली एक लड़की ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा। मैंने अभी सीनियर नैना से पूछा, उसे लगभग यहाँ होना चाहिए, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। डिम्पल ने फोन पर एक नजर डाली, मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा इतनी अलग। वह दोपहर के भोजन के लिए नहीं आई और कभी भी किसी समूह गतिविधि में भाग नहीं लिया। मुझे वास्तव में नहीं पता कि वह क्या सोच रही है। वह और क्या सोच सकती है, अपने अलग व्यक्तित्व को बनाए रखना और मछली पकड़ना। वरिष्ठ लड़कियों की खिल्ली सुनते हुए डिम्पल नैना के लिए कुछ शब्द कहना चाहती थी, लेकिन अंततः असहाय महसूस किया। इस छोटे से दायरे में सीनियर नैना का बहिष्कार कोई नई बात नहीं थी।
वह सबसे कनिष्ठ बहन बोलने से मदद नहीं करेगी और चीजें और भी खराब कर सकती है। अरे गुओ शाओमिंग, क्या तुम भी पहले नैना की ओर आकर्षित नहीं हुए थे? जब हमने उसकी आलोचना की थी तो हमसे बहस कर रहे थे। अब तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? लड़कियों ने चर्चा की क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान एकमात्र उपस्थित व्यक्ति की ओर मोड़ा। हे, वह एक अमीर उत्तराधिकारी है और वह मेरे जैसे गरीब विद्वान को नीची नजर से देखती है। मुझे खुद को मूर्ख क्यों बनाते रहना चाहिए? गुओ शाओमिंग ने अपने चश्मे को समायोजित किया और आत्मा अवमानना के साथ जवाब दिया, हालांकि कोई भी उसके भाषण में आक्रोश सुन सकता था। ओह, हमारे शानदार गुओ भी उसे नहीं जीत सके। नैना के उच्च मानक होने चाहिए। मुझे लगता है कि वह सिर्फ दिखावा करना पसंद करती है। क्या अमीर उत्तराधिकारी? उसके पास कोई पैसा नहीं है। वह वाईएसएल बैग जो वह ले जा रही है लंबे समय से नहीं बदला है, केवल तुम भोले लोग ही इस पर विश्वास करोगे। मैंने पिछली बार एक चुपके से देखा, निश्चित रूप से एक नकली। उनकी बढ़ती अपमानजनक बातों को सुनते हुए डिम्पल बोलने ही वाली थी कि एक चमकदार काली रोल्स रॉयस धीरे धीरे फुटपाथ पर आ गई। हर किसी की नज़र स्वाभाविक रूप से खींची गई और जैसे ही कार का दरवाजा खुला उन्होंने स्तब्ध मौन में देखा, क्योंकि नैना गुच्ची विंडब्रेकर पहने और एक नया एलवी बैग पकड़े हुए बाहर निकली। कई लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और अचानक बात करना बंद कर दिया, जबकि गो शाओमिंग, जो नैना के खिलाफ निंदा पर सूक्ष्म रूप से मुस्कुरा रहा था, ने पाया कि उसकी अभिव्यक्ति अप्रिय हो रही है। सीनियर नैना। केवल डिम्पल ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ अभिवादन किया। हालांकि वह हैरान थी, गर्म मौसम के बावजूद सीनियर नैना विंडब्रेकर पहने हुए थी, जो ठीक था, लेकिन उसकी गर्दन के चारों ओर एक मोटा स्कार्फ क्यों था? डिम्पल को देखकर नैना मुस्कुराई, फिर अपनी गर्दन के चारों ओर स्कार्फ को अजीब तरह से समायोजित किया, ये ध्यान रखते हुए कि कुछ भी असामान्य न दिखे। अपने सहपाठियों को देखने के लिए मुड़ते हुए, जो आमतौर पर उसकी पीठ पीछे बड़बड़ाते थे, अब कठोर भावों के साथ वहां खड़े थे। नैना के होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़ गए। दबाना थोड़ा मुश्किल था। उसे दूसरों के सामने आत्मविश्वास से खड़े हुए इतना लंबा समय बीत चुका था। ये भावना बहुत लंबे समय से गायब थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं थी, लेकिन इस समय उनकी चौंकाने वाली और अविश्वसनीय अभिव्यक्तियों को देखकर उसके भीतर की जबरदस्त संतुष्टि ने उसे महसूस कराया। वह वास्तव में काफी साधारण थी। अध्याय 43, अपना ही तरबूज खाना। लगभग 1 बजे तक आर्यन शर्मा आखिरकार प्रांतीय पुस्तकालय में बैठ गया। तो वे कहते हैं कि महिलाएं वास्तव में एक आदमी की इच्छाशक्ति को नष्ट कर सकती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल में इतने मूर्ख राजा थे, अपना सारा समय सुंदर महिलाओं के साथ बिताते थे और किसी भी गंभीर चीज के लिए समय नहीं निकालते थे। आर्यन शर्मा ने अपनी किताब खोलने से पहले आह भरी। उसने अभी तक वास्तव में नैना को जीता भी नहीं था, और वह पहले से ही कुछ हद तक आदी था। भविष्य में वह इसे कैसे संभाल पाएगा? डिंग डॉट डॉट डॉट। बाध्य वस्तु। नैना की आध्यात्मिक इच्छा पूरी हो गई है। इच्छा उपभोग सोना जारी किया गया है। CMB 5 जुलाई को दोपहर 12:57 बजे 1111 पर समाप्त होने वाले आपके खाते में 366,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। अचानक सिस्टम अधिसूचना ने आर्यन शर्मा को चौंका दिया। मुख्य रूप से इस बार राशि थी जो सीधे 300,000 से अधिक तक पहुंच गई, जो पिछली प्रत्येक राशि से कहीं अधिक थी, जिससे आर्यन शर्मा थोड़ा हैरान रह गया। फिर उसने सिस्टम अधिसूचना में अंतर देखा। इस बार ये भौतिक इच्छा नहीं बल्कि आध्यात्मिक इच्छा थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि नैना के साथ क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि यह कुछ अच्छा था, क्योंकि इसका मतलब ये भी था कि नैना उसके लिए और गहरी गिर गई थी। आकस्मिक रूप से उसने नैना को सुबह के लारहानि और त्वचा खरोंच चिकित्सा व्यय के मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये हस्तांतरित किए। आर्यन शर्मा ने शेष 5 मिलियन से अधिक के बारे में सोचा। सिर्फ साधारण खरीदारी से यह सारा पैसा खर्च करना मुश्किल लग रहा था, इसलिए नैना की इच्छाओं को और अधिक संतुष्ट करने के लिए इसका उचित उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। एक घर। आर्यन शर्मा ने जल्दी से इस आदर्श विकल्प के बारे में सोचा। वह नैना को हमेशा के लिए एक होटल में नहीं रख सकता था, और सीधे एक घर खरीदने से बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होगा और उसकी रहने की स्थिति में पूरी तरह से सुधार होगा। बिल्कुल सही। डिंग डोंग। वीचैट की घंटी बजी और आर्यन शर्मा ने उस पर एक नजर डाली। ये नैना का एक संदेश था। मुझे यह नहीं चाहिए, 50,000 पर्याप्त है। ले लो। नैना के व्यक्तित्व की पहले से ही प्रारंभिक समझ रखने वाले आर्यन शर्मा ने बिना किसी अतिरिक्त विराम चिन्ह के इन 2 शब्दों को भेजा। निश्चित रूप से कुछ मिनट बाद नैना ने स्थानांतरण स्वीकार कर लिया।
जब आर्यन शर्मा ने सोचा कि बातचीत खत्म हो गई है, तो उसने कार की खिड़की के बाहर के दृश्य की एक तस्वीर भेजी, साथ ही शब्द हम निकल रहे हैं। क्या यह एक रिपोर्ट थी या वह कुछ अजीबोगरीब से बचने की कोशिश कर रही थी? आर्यन शर्मा इसमें तल्लीन होने के लिए बहुत आलसी था, समझ गया का जवाब दिया और चैट बॉक्स से बाहर निकल गया। जैसे ही वह वीचैट को बंद करने वाला था, उसका फोन फिर से बज उठा और आश्चर्यजनक रूप से यह डिम्पल का एक संदेश था। आर्यन शर्मा, कुछ धरती हिला देने वाली गपशप है। क्या तुम मेरे साथ कुछ लेना चाहते हो? 1.4 अरब लोगों में से मैं केवल तुम्हें बता रही हूं, इसलिए तुम्हें इसकी सराहना करनी चाहिए। जेपीजी। डिम्पल द्वारा भेजे गए अंतिम मेम को देखकर आर्यन शर्मा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जन्मदिन की पार्टी के बाद से दोनों बिना किसी विशिष्ट शुरुआत या अंत के वीचैट पर रुक रुक कर चैट कर रहे थे, और डिम्पल कभी कभी एक संदेश भेजती थी, भले ही आर्यन शर्मा ने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया। यह उनके नए साल के समय में उनके अस्पष्ट समय में वापस जाने जैसा लग रहा था। डिम्पल हंसमुख थी, हमेशा पंक्तियों के बीच ऊर्जा से भरी रहती थी और उसके साथ चैट करना सुखद था। हालांकि रानी अधिक उत्साही थी, 3 या 4 दर्जन संदेश और प्रतिदिन कम से कम 3 तस्वीरें भेजती थी, भले ही आर्यन शर्मा ने जवाब नहीं दिया। सु याजिन के साथ चैट करना सुखद नहीं था, बल्कि आनंदमय था। हालांकि उन तस्वीरों में से बहुत अधिक देखने से चीजें थोड़ी अधिक गर्म हो सकती थीं। स्वीकृत, आर्यन शर्मा ने जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कल अपनी सुपर सुंदर और अलग सीनियर के बारे में बताया था? याद है? मुझे याद है, क्या हुआ? आर्यन शर्मा स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह नैना के बारे में बात कर रही थी, हालांकि डिम्पल नहीं जानती थी कि वे एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, अब वे सिर्फ परिचितों से अधिक थे। आज उसकी पोशाक वास्तव में अजीब थी, गर्मी के बीच में एक विंडब्रेकर और स्कार्फ, इसलिए मैंने ध्यान दिया। मुझे अभी पता चला जब वह झुकी। उसकी गर्दन पर वास्तव में एक हिक्की है। उसने मुझे ये कहकर मूर्ख बनाने की कोशिश की कि यह मच्छर का काटा है। कितना हास्यास्पद! क्या कोरिया के मच्छर इतने असाधारण हैं? भले ही मैं कभी रिश्ते में नहीं रही, यह मत सोचो कि तुम मुझे चालाक बना सकते हो। डिम्पल के पाठ और मेम के मिश्रण को देखकर आर्यन शर्मा अपनी नाक को छुए बिना नहीं रह सका। तो क्या गपशप उसके बारे में थी? हिक्की में क्या गलत है? कभी नहीं देखा। नहीं, आर्यन शर्मा, तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मेरी सीनियर, हालांकि मुझसे कुछ साल बड़ी है, कभी रिश्ते में नहीं रही। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व इतना सुपर कूल है, वह किसी के साथ डेटिंग करने पर भी ऐसी चीजें नहीं करेगी। डिम्पल उलझन में थी, लेकिन आर्यन शर्मा कहना चाहता था, तुम उसे अच्छी तरह से नहीं जानती हो। लेकिन उस समय आर्यन शर्मा को अचानक एक और समस्या का एहसास हुआ। उसके और नैना के बीच का रिश्ता जल्द या बाद में डिम्पल के सामने उजागर होने वाला था। तब क्या होगा? रुको, वह इस मुद्दे के बारे में इतना चिंतित क्यों था? ये सोचते हुए आर्यन शर्मा चौंक गया, फिर उसने सावधानीपूर्वक अपने दिल की जांच शुरू कर दी। एक पल बाद उसने कबूल किया, पता चला कि मुझे अभी भी डिम्पल के शरीर की लालसा है। निर्लज्ज! लेकिन खुद को डांटने से कुछ हल नहीं होगा, इसलिए वह केवल एक समय में एक कदम उठा सकता था। नैना की आंतरिक शांति को भंग किए बिना आर्यन शर्मा ने 8 तारीख की दोपहर तक अध्ययन में कुछ दिन खो दिए, जब उसने अपने दिन की सूची की अंतिम पुस्तक 1587 नो सिग्निफिकेंस का वर्ष को बंद कर दिया। उसने अपने दर्द वाले मंदिरों को रगड़ा और एक नज़र के लिए सिस्टम इंटरफेस खोला। वर्तमान राउंड 2 कुल अंक 590। आज तक राउंड का आधा समय बीत चुका था, जो 7 दिन था, और लगभग 600 अंक काफी अच्छे थे। इस गति से एक शानदार हवेली का मालिक होना पहुंच के भीतर था। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ दिनों के दौरान उसे एक और ईस्ट एग बुक मिली थी, लेकिन इस बार छिपे हुए राउंड को ट्रिगर करने के बजाय उसने सीधे एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु प्राप्त की। एजरील का खजाना नक्शा मूल उपयोग के बाद ये लक्ष्य से संबंधित खजाने का खुलासा करेगा। जब नक्शा खुदाई के लिए तैयार स्थिति में होगा तो सिस्टम स्वचालित रूप से एक अधिसूचना जारी करेगा। मैं भगवान हूँ। आर्यन शर्मा ने एक युवा व्यक्ति की उस आत्मा अवशोषित आवाज को स्वचालित रूप से अनदेखा कर दिया। उसने अभी तक ये पता नहीं लगाया था कि सिस्टम की खजाने की परिभाषा क्या थी, और वैसे भी कल नक्शा प्राप्त करने के बाद से उसने सिस्टम से कोई अलर्ट नहीं सुना था। इसका मतलब था कि सक्रियण के लिए शर्तें शायद बहुत मुश्किल थीं। पुस्तकालय से होटल वापस आकर आर्यन शर्मा थोड़ा बेचैन महसूस करने लगा। कारण सरल था, क्योंकि कल पुस्तकालय का सप्ताह में एक बार बंद होने का दिन था,
जिसका मतलब था कि यह इस दौर में आर्यन शर्मा की एकमात्र छुट्टी थी। कल के बाद अगर वह फिर से मजे करना चाहता था तो उसे एक और सप्ताह इंतजार करना होगा। पहली नज़र में उसके पास काफी विकल्प थे। उदाहरण के लिए प्रबंधक माओ ने उसे कई बार बाहर आमंत्रित किया था, सु याजिंग ने अनगिनत बार उबने का संकेत दिया था, बैंक के व्यक्तिगत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि जू वेनकियान उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, या वहली चेंग और कुछ अन्य सहपाठियों को पे के लिए बुला सकता था। लेकिन आर्यन शर्मा को बस हिलने का मन नहीं कर रहा था। लगातार दिनों की गहन पढ़ाई ने उसकी ऊर्जा को खत्म कर दिया था, और कम से कम आज रात के लिए वह केवल बहुत कम सामाजिक संपर्क के साथ एक अवकाश गतिविधि चाहता था। अचानक कुछ याद आने पर आर्यन शर्मा सोफे से कूद गया, फिर कॉफी टेबल की निचली परत से एक छोटा कार्ड निकाला। अध्याय 44। थोड़ा भी काम नहीं चल सकता। कार्ड होटल से जुड़े एक उच्च स्तरीय स्पा के लिए एक वीआईपी कार्ड था, जो 688 मूल्य का एक मुफ्त अनुभव प्रदान करता था। आर्यन शर्मा ने इस पर एक नज़र डाली, यह महसूस करते हुए कि समाप्ति तिथि नजदीक आ रही थी। बुद्धिमान लोग प्यार में नहीं पड़ते। मैं अपने पैर नहीं धो रहा हूं, बल्कि जीवन भर की यात्रा से कीचड़ साफ कर रहा हूं। आर्यन शर्मा को अभी भी वह झटका याद था जब उसने पहली बार यह वाक्य सुना था। स्नातक होने से पहले, हालांकि वह वास्तव में स्कूल टीम में शामिल नहीं हुआ था, वह अक्सर कुछ वरिष्ठ सदस्यों के साथ घूमता था क्योंकि वह बास्केटबॉल में काफी अच्छा था। स्थानीय वरिष्ठों में से एक को यह विषय पसंद था, अक्सर इसके बारे में डींग मारता था। वह अक्सर बताता था कि वहां की युवा महिलाएं कितनी कोमल थीं, जिसने लंबे समय से आर्यन शर्मा की जिज्ञासा को जगाया था। हालांकि अपने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान वह स्पष्ट रूप से ऐसे सुखों का अनुभव करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आज रात एक अच्छा अवसर लग रहा था। एक उभरते हुए करोड़पति की मानसिकता के साथ आर्यन शर्मा ने एक बार खुद को शामिल करने का फैसला किया। वह रात के खाने के लिए कार्यकारी लाउंज में गया, खिड़की के बाहर सूर्यास्त की प्रशंसा करते हुए एक कॉकटेल पिया, और लगभग 7 या 8 बजे आर्यन शर्मा बालेनियागा में कपड़े पहने, काले और लाल ईजी 350 पर फिसल गया जो उसने सिर्फ एक दिन पहले खरीदा था, और आराम से होटल छोड़ दिया। ये स्पा होटल के अंदर नहीं था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं था, इसके पीछे 4 मंजिला इमारत में स्थित था। सुंदर ढंग से भूदृश्य वाले फव्वारा उद्यान से गुजरते हुए वह स्पा के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, जहां व्यावसायिक पोशाक में एक युवती ने उसका अभिवादन किया। आर्यन शर्मा द्वारा अपना सदस्यता कार्ड सौंपने और अपना उद्देश्य बताने के बाद वह उसे जूते बदलने के लिए एक सोफा क्षेत्र में ले गई। आर्यन शर्मा ने चारों ओर देखा, ये देखते हुए कि जगह अच्छी तरह से सजाई गई थी। हालांकि कीमतों पर विचार करते हुए, भले ही उसके पास अनुभव की कमी थी, उसने पहले से ही एक समूह खरीद साइट पर मालिश देखी थी। आमतौर पर कीमतें 200 से 400 तक होती थीं, जिसमें 500 से अधिक का कोई भी स्पा अपेक्षाकृत महंगा होता था। चप्पल में बदलने और लॉकर की चाबी स्वीकार करने के बाद आर्यन शर्मा को युवती द्वारा एक लिफ्ट में ले जाया गया। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो सूट में एक और युवक इंतजार कर रहा था। शुभ संध्या सम्मानित अतिथि, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ, कृपया मेरे पीछे आइए। युवक ने आर्यन शर्मा का गर्मजोशी से अभिवादन किया, उसे आगे ले गया। आर्यन शर्मा ने उत्सुकता से आसपास का निरीक्षण किया, उसके चारों ओर सुखदायक संगीत बज रहा था। गलियारे में वीआईपी 111 से वीआईपी 999 तक क्रमांकित छोटी गोल खिड़कियों वाले कमरे थे। तीसरी मंजिल हमारा सदस्य क्षेत्र है, और जैसा कि आप हमारे होटल सहयोग से एक वाउचर का उपयोग कर रहे हैं, आपके अनुभव में एक पूर्ण शरीर 90 मिनट का आवश्यक तेल स्पा और स्नान शामिल है। जैसे ही वे एक कोने पर पहुंचे, आर्यन शर्मा ने अचानक एक परिचित आवाज सुनी। हालांकि जब वह मुड़ा तो फोन पर मौजूद व्यक्ति पहले ही चला गया था। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था? आर्यन शर्मा ने अपना सिर हिलाया और प्रबंधक का पीछा करते हुए वीआईपी 666 कमरे में चला गया। कमरा आर्यन शर्मा की कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। दाईं ओर कांच के दरवाजों से घिरा एक बाथरूम था। आगे एक सोफा और कॉफी टेबल वाला एक लाउंज क्षेत्र था। केंद्र में एक मालिश बिस्तर खड़ा था, जो मानक से काफी बड़ा था, जिसके पीछे एक स्क्रीन थी जो आंशिक रूप से एक सफेद बाथटब को छिपा रही थी। कृपया बैठ जाए सम्मानित अतिथि, मैं एक तकनीशियन की व्यवस्था करूंगा। अगर मैं तकनीशियन से संतुष्ट नहीं हूं तो क्या मैं बदल सकता हूं? आर्यन शर्मा ने जल्दी से पूछा। बिल्कुल, प्रबंधक ने आर्यन शर्मा से पूछा कि वह क्या पीना चाहता है और फिर कमरा छोड़ दिया। मालिश बिस्तर पर चलते हुए आर्यन शर्मा ने उस पर रखे मालिश परिधान को देखा और पौराणिक छोटे नीले शॉर्ट्स पाए।
ये सामग्री वास्तव में काफी नाजुक है। जिज्ञासा संतुष्ट होने पर आर्यन शर्मा सोफे पर बैठ गया, बेचैनी के संकेत के साथ इंतजार कर रहा था। इस भावना का वर्णन करना मुश्किल था, जैसे कि घबराहट और प्रत्याशा का मिश्रण, संभवतः अन्य भावनाओं के साथ जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पाया था। हालांकि उसे लगा कि जगह वैध होनी चाहिए, बिना किसी अफवाह वाली विशेष सेवाओं के। आर्यन शर्मा वहां गुप्त उद्देश्यों के साथ नहीं था। फिर भी उसका दिमाग प्रत्याशा के साथ खुजली कर रहा था। इस समय आर्यन शर्मा समझ गया कि वह वरिष्ठ इस तरह की चीज का इतना शौकीन क्यों था। शायद यह अजीब भावना खेल रही थी। शायद यह एक आदमी के विकास के लिए भी एक आवश्यक मार्ग है। आर्यन शर्मा को अचानक एहसास हुआ, अंदर बहुत शांत महसूस हुआ। तभी उसने बाहर फर्श पर ऊंची एड़ी की चप्पल की आवाज सुनी, जो करीब और करीब आ रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो आर्यन शर्मा, थोड़ा तनाव में, ने कहा, अंदर आओ, और फिर एक महिला को एक सूटकेस ले जाते हुए काले रंग की पोशाक में कमरे में प्रवेश करते देखा। पहली नजर में आर्यन शर्मा बेहद निराश हुआ। न कि वह बदसूरत थी, लेकिन उसे चौंकाने वाला कहना निश्चित रूप से शब्द नहीं था। महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि वह थोड़ी बड़ी लग रही थी। क्या मैं बदल सकता हूँ? बिल्कुल, बस एक पल। महिला ने कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाए, मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए चली गई। 20 मिनट बाद, अभी भी कमरे में आलस्य से बैठे हुए आर्यन शर्मा ने अपनी आइस्ड कोला पी, पूरी तरह से अप्रभावित महसूस किया, यहां तक कि छोड़ने पर भी विचार किया। इस बीच कुल 4 तकनीशियन आए थे, लेकिन वे या तो अधिक वजन वाले या बड़े थे, या यहां तक कि अगर उनके पास सभ्य आंकड़े थे तो वे बस अनाकर्षक थे। या शायद आर्यन शर्मा मालिश के अनुभवों में एक नौसिखिया ने शुरुआत से ही अपनी उम्मीदें बहुत अधिक रखी थीं। पुराना आर्यन शर्मा शायद बस गया होता, अपनी आंखें बंद कर लेता और इसके साथ चला जाता, लेकिन उसकी मानसिकता पहले ही बदल चुकी थी और वह खुद से एक भी समझौता नहीं करना चाहता था। तो क्या हुआ अगर यह मुफ्त था? वह इस स्तर पर किसी भी औसत दर्जे की चीज को स्वीकार करने के लिए खुद को नहीं ला सका। जल्द ही प्रबंधक वापस आया, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, भाई, हमारे पास वास्तव में इस समय कोई और नहीं है। क्या वास्तव में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी नज़र को आकर्षित करे? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद हमें इसे एक दिन कहना चाहिए और वाउचर को उपयोग में लाया हुआ मानना चाहिए। आर्यन शर्मा को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, खड़ा हुआ और एक भारी सिगरेट की पेशकश की। ये पहली बार नहीं था जब प्रबंधक अंदर आया था, उसने पिछली बार तीसरे तकनीशियन के कौशल को अपसेल करने की भी कोशिश की थी। सभी बातों को छोड़कर आर्यन शर्मा ने सोचा कि जगह का सेवा रवैया काफी अच्छा था। ऐसा कैसे है? अगर आप थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं तो हमारे पास 2 शीर्ष तकनीशियन 1 घंटे में समाप्त हो रहे हैं। नहीं, 1 घंटा बहुत लंबा है। आर्यन शर्मा ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, पहले ही दरवाजे से बाहर निकल गया था। इस समय पीछे से एक अस्थायी आवाज ने अचानक बुलाया, आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा आश्चर्य से मुड़ा और एक युवा व्यक्ति को एक बज़ कट और एक छोटे सूट के साथ उसे देखते हुए देखा, समान रूप से आश्चर्यचकित। बी भाई, आर्यन शर्मा ने अधिक परिपक्व दिखने वाले व्यक्ति को पहचाना और खुशी से झूम उठा। ये वास्तव में तुम हो? धिक्कार है। बी भाई आगे बढ़ा और उसे एक दोस्ताना मुक्का मारा, विस्मय में अपनी जीभ क्लिक की। तुम पहले से बेहतर दिखते हो। मैंने सोचा कि कमरे के बाहर आवाज परिचित लग रही थी, लेकिन सोचा कि यह तुम नहीं हो सकते। कौन जानता था कि यह वास्तव में था? बी भाई का पूरा नाम वान कियाओबिन था, आर्यन शर्मा से 1 साल आगे, एक पूर्व स्कूल टीम का सदस्य, और वही व्यक्ति जिसने अप्रत्यक्ष रूप से आर्यन शर्मा को इस मालिश स्पा दुनिया से परिचित कराया था, जिसे क्लाउड विश्वविद्यालय के 2019 वर्ग से फुटबाथ ब्रो और द बाथ एम्परर के रूप में जाना जाता है। आर्यन शर्मा के स्कूल में कुछ दोस्त थे और बी भाई उनमें से एक था। यहां तुमसे मिलना, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं हैरान हूं। हालांकि अन्य स्नातक होने के बाद से उनका कोई संपर्क नहीं था। पुरुषों की दोस्ती लंबे समय तक चलने की प्रवृत्ति रखती थी, इसलिए आर्यन शर्मा ने तुरंत मजाक किया। ऐसा लगता है कि तुम भी बड़े हो गए हो। आओ अंदर चलते हैं और चैट करते हैं। वान कियाओबिन ने प्रबंधक को इशारा किया और आर्यन शर्मा को वापस कमरे में ले गया। प्रबंधक को जाते हुए देखकर आर्यन शर्मा अभी भी हैरान था, ने वान कियाओबिन को अंत में एक मुस्कान के साथ समझाते हुए सुना, क्या यह एक संयोग नहीं है? यह मेरे परिवार की जगह है। अध्याय 45, मैं तुम्हें मोहित करने जा रहा हूं, भाई। लाखों। वर्तमान में आर्यन शर्मा की अपनी संपत्ति केवल लगभग 2 मिलियन थी, इसलिए यदि उसे सिस्टम से अपना वेतन मिलता है
तो सैद्धांतिक रूप से उसे ऐसी उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए कई महीने लगेंगे। श्रीमान फैन, आप कह रहे थे, क्या आप मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते थे? अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए आर्यन शर्मा ने फिर फोन पर बात की। यह इस तरह है श्रीमान आर्यन, चूंकि कागजी कार्रवाई पहले ही पूरी हो चुकी है, हमें तुरंत आपको वाहन वितरित करना चाहिए, लेकिन क्योंकि कार प्रदर्शनी एक दिन में समाप्त हो जाती है, आपकी प्यारी कार इस शो का एक मुख्य आकर्षण है, जो कई आगंतुकों को आकर्षित करती है। फैन वेई ने ईमानदारी से कहा, तो क्या प्रदर्शनी के बाद तक इंतजार करना संभव होगा, फिर हम आपको वाहन सौंप दें? बेशक, हम आपको बाजार दर के अनुसार मुआवजा दे सकते हैं। क्या सिस्टम ने वास्तव में वह सुपर कार खरीदी थी जो अभी भी प्रदर्शन पर थी? आर्यन शर्मा कुछ हद तक चकित था। हालांकि यह इंटरैक्टिव वास्तविकता थी, ऐसा ऑपरेशन अभी भी अविश्वसनीय रूप से जादुई था, कुछ ऐसा जो केवल सिस्टम ही प्राप्त कर सकता था। उसने विचार किया और फिर बोला, मुआवजे की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक दिन और प्रदर्शनी कर सकते हैं, लेकिन मैं पुष्टि करना चाहता हूं, प्रदर्शनी समाप्त होने पर मैं कार चला सकता हूं, है ना? फैन वेई ने जल्दी से कहा, निश्चित रूप से, वास्तव में आपको प्रदर्शनी समाप्त होने तक इंतजार भी नहीं करना होगा। आमतौर पर हम 6 बजे बंद करते हैं, लेकिन चूंकि कुछ दस्तावेजों पर आपको हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है और फरारी ब्रांड के प्रतिनिधियों को भी आपके साथ वाहन की डिलीवरी पर चर्चा करने की आवश्यकता है, यदि आप कल वाहन लेना चाहते हैं तो आप दोपहर में 3 या 4 बजे के आसपास आ सकते हैं। इससे पहले भी संभव है। मैं व्यक्तिगत रूप से श्रीमान आर्यन का हमारी प्रदर्शनी देखने के लिए बहुत स्वागत करूंगा। इस 812 के अलावा हमारे पास वास्तव में प्रदर्शन पर कई नए मॉडल हैं, जो मुझे विश्वास है कि श्रीमान आर्यन को दिलचस्प लगेंगे। फैन वेई ने अंत में हंसते हुए कहा। फोन काटने के बाद आर्यन शर्मा को अभी भी उत्तेजना महसूस हो रही थी और इसलिए उसने कल के लिए अपनी योजनाएं बदल दी। नैना के लिए घर खरीदने का मामला जरूरी नहीं था, क्योंकि वह अभी तक नहीं लौटी थी और वह अब अपनी फरारी को देखने के लिए थोड़ा अधीर था। उसने फैन वेई के शब्दों से नेटवर्किंग का संकेत भी महसूस किया और इतनी बड़ी प्रदर्शनी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में कुछ आधिकारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, परिचित बनाना बुरा नहीं होगा। आर्यन शर्मा ने कार प्रदर्शनी की जांच की, जो पिछले वर्ष में मिंग शहर में सबसे बड़ा ऑटोमोटिव एक्सपो निकला, कुछ ऐसा जिस पर आर्यन शर्मा ने निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित किया होता यदि वह हाल ही में पढ़ने में तल्लीन नहीं होता। ऐसे जीवंत कार्यक्रम में शामिल हुए उसे काफी समय हो गया है, अपनी मनोदशा को ताज़ा करने का एक अच्छा अवसर है। अल्पविराम। ओह नहीं, मेरा भाई जवाब नहीं दे रहा है। आह युविका, अगर मेरा आदर्श रोमांस यही समाप्त होता है तो तुम मर जाओगी। इस बीच रेनबो आर्ट्स कॉलेज में एक निश्चित महिला छात्रावास में सु याजिंग ने अपना फोन पकड़कर विलाप किया और दर्पण के सामने खड़ी दूसरी लड़की से चिढ़कर कहा। शेन युविका ने फेस मास्क लगाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, सु याजिंग, तुम्हें जाग जाना चाहिए। तुम्हें अंशकालिक नौकरी के लिए गए हुए कितना समय हो गया है? क्या तुम्हारे पास अभी भी इस महीने खाने के लिए पैसे हैं? सु याजिंग ने आह भरी, किसने मुझे बताया कि मुझे डर है कि भाई मंजूरी नहीं देंगे और सीधे साहचर्य की नौकरी छोड़ देंगे। बहुत बुरा है कि भाई मेरे बलिदानों को नहीं जानते हैं। कल एक मौका है, लेकिन अगर प्रदर्शनी बहुत देर से समाप्त होती है और भाई मेरे रात के खाने के लिए इंतजार नहीं करते हैं तो चीजें खराब हो जाएंगी। शेन युविका ने अपनी आंखें घुमाई। चलो, वह साहचर्य की नौकरी शुरू से ही विश्वसनीय नहीं थी। छोड़ना सबसे अच्छा है, चाहे तुम खुद को कितना भी ठीक रखो। रात की सड़कों पर अक्सर चलने से तुम हमेशा भूतों से मिलोगे और तुम प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ हो। यदि तुम बेचने जा रहे हो तो कम से कम अच्छी कीमत पर बेचो, है ना? मैं दिलचस्पी नहीं रखती, मुझे अभी अपना भाई चाहिए। क्या उसने तुम पर जादू कर दिया? शेन युविका आगे आई, संदिग्ध रूप से सु याजिन को थपथपाया। हमेशा भाई भाई, जुनूनी रूप से पागल। क्या वह लड़का वास्तव में उतना ही अच्छा है जितना तुम कहती हो? तुम्हारी कल्पना से बेहतर, सुंदर, अमीर, आकार में जवान, उन चिकने मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों से पूरी तरह से अलग। बिस्तर में सु याजिंग ने एक तकिया पकड़ लिया, अपनी चिकनी जांघों को निचोड़ा। आह, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। अगर मैं इसके बारे में बात करती रहती हूँ तो मुझे फिर से अपने अंडरवियर बदलने होंगे। अगर सैकड़ों हजारों की घड़ी खरीदने के बारे में तुम्हारी बात सच है तो वह निश्चित रूप से अच्छी तरह से है। शेन युविका ने लापरवाही से कहा, लेकिन बस इतना ही है। मेरे जानने वाले कई अमीर दूसरी पीढ़ी के पटेक फिलिप और रिचर्ड मिल घड़ियां पहनते हैं। वे लाखों की घड़ियां हैं। एक बार जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असली धन कैसा दिखता है। क्या तुम उस युवा मास्टर झांग के बारे में बात कर रही हो जिस पर तुम लगातार ध्यान दे रही हो?
ध्यान दे रही हो मैं क्या है, इतना अप्रिय लगता है। मैं सिर्फ शॉर्ट ड्रामा क्रू में जाना चाहती हूँ। उनका परिवार निवेशक है, इसलिए मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कोई अवसर है या नहीं। शेन युविका ने सु याजिन को थपथपाया। मुझे अच्छी तरह से पता है, वे दूसरी पीढ़ी के लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ मूर्ख बनाते हैं। वे वास्तव में हमसे शादी नहीं करेंगे। मैं इतनी आसानी से लाभ उठाने वाली नहीं हूँ। क्या तुम नृत्य विभाग से नहीं हो? तुम हमारे अभिनय मेजर के साथ नौकरियां लूटने क्यों आ रही हो? ये सुनकर सु याजिंग ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति का नृत्य में अभी भी भविष्य है? अगर मैं जवान रहते हुए करियर नहीं बदलती हूं, तो क्या मैं बूढ़ी और भूरी होने तक स्क्रैप उठाने का इंतजार करती हूं? तुम्हारे जैसे कोई। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें अपने विभाग में देखने वाला नहीं माना जाता? आह, मुझे अब समझ में आया। सु याजिंग पहले हैरान थी, फिर महसूस हुआ। अपनी नजरें शेन युविका की छाती पर घुमाई। फीता नाइट ड्रेस के नीचे वे असमान रूप से बड़े कर्व्स उछल रहे थे क्योंकि शेन युविका अपना चेहरा रगड़ रही थी। तो क्या हुआ? अगर तुम नृत्य की दुनिया में नहीं बन सकती, मुझे तुम्हारे बोझ को पाकर खुशी होगी। तब मैं और अधिक मुद्राएं अनलॉक कर सकती हूँ और निश्चित रूप से भाई को मंत्रमुग्ध कर सकती हूँ। सु याजिंग ने सीधे चुटकी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, ईर्ष्या से कहा। आह, सु रानी, तुम मरने जा रही हो। आश्चर्यचकित होकर शेन युविका ने तेजी से झपट्टा मारा। दोनों लड़कियां तुरंत बिस्तर पर उलझ गईं। हर जगह सफेदी का दृश्य बना दिया। रुको, मेरा फोन बज रहा है। आह, भाई मेरे साथ रात का खाना खाने के लिए राजी हो गया। सु याजिंग ने अपने फोन पर एक नजर डाली, उत्साह से शेन युविका को दूर धकेल दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर प्रदर्शनी समय पर बंद नहीं हो पाती है, तो मैं काम छोड़ने के लिए वेतन छोड़ना पसंद करूंगी। किसी भी मामले में कुछ भी भाई के साथ मेरी डेट में देरी नहीं कर सकता है। छात्रा सु याजिंग, जरा देखो कि तुम कितनी अनुभवहीन हो। शेन युविका ने किनारे पर अपने होंठ घुमाए। मैं कल रात के खाने के लिए तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मुझे देखना होगा कि तुम्हारा ये भाई वास्तव में उतना ही महान है जितना तुम उसे बनाती हो। अध्याय 46। दुनिया के तरीकों में कुशल होना लेखन में महारत हासिल करने जैसा है। लगता है ऐसा ही है। ये हाल ही में जारी की गई नई वर्दी है। इसे पहली बार पहन रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि यह अच्छी दिखती है? लड़की मुस्कुराए और आर्यन शर्मा को बेहतर ढंग से देखने के लिए मौके पर ही घूम गई। बुरा नहीं, आर्यन शर्मा ने उचित मूल्यांकन दिया। चूंकि मेरे पास यहाँ कर्मचारी संख्या नहीं है, इसलिए आप मुझे बस छोटी हीना कह सकते हैं। हीना ने स्वाभाविक रूप से बॉक्स को नीचे रखते हुए कहा, जैसे ही वह आर्यन शर्मा को कपड़े उतारने में मदद करने के लिए चली गई। मैं खुद कर सकता हूँ। जब उसके पतलून की बात आई तो आर्यन शर्मा थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और उसने उसे रोक दिया। तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी चला दूंगी ताकि तुम पहले स्नान कर सको, हीना ने कहा जैसे ही वह बाथटब की ओर चली गई। कुछ मिनट बाद जैसे ही आर्यन शर्मा बाथरोब में लिपटे हुए चला गया, उसने पानी का तापमान जांचा और फिर एक विभाजक को ऊपर खींचकर बाहर चली गई। आर्यन शर्मा बाथटब में बैठ गया। पानी में एक तैरता हुआ हर्बल पाउच देखा। उसने उत्सुकता से इसकी जांच करने के लिए इसे उठाया, लेकिन कोई सामग्री नहीं बता सका, हालांकि गंध काफी तेज थी। तभी हीना वापस आ गई। वह नंगे पैर थी, उसकी ऊंची एड़ी के जूते उतरे हुए थे और उसने अपने शरीर से अतिरिक्त सहायक उपकरण हटा दिए थे। उसके हाथ में एक तौलिया था। क्या मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूं? इस तरह की सेवा भी मौजूद है। हैरान आर्यन शर्मा ने संकोच नहीं किया, बल्कि शालीनता से आगे झुक गया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन तुम सुंदर हो, इसलिए मुझे कुछ सेवाएं जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। हीना मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराए। हालांकि वह जानता था कि यह लड़की उतनी मासूम नहीं थी जितनी वह दिखती थी। आर्यन शर्मा का मानना था कि विशेष टिप्पणी सच थी। आखिरकार यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य था। तुम्हें विनम्र भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह बात करना थकाऊ है। चलो बस लापरवाही से बात करते हैं। अपनी कोमल हथेलियों को अपनी पीठ पोंछते हुए महसूस करते हुए आर्यन शर्मा ने अंततः लंबे समय से छूटे हुए आराम का अनुभव किया। ये बिल्कुल उसी तरह का स्पा था जो वह चाहता था। स्नान समाप्त करने और मालिश की मेज पर जाने के बाद आर्यन शर्मा ने वान कियाओबिन को काफी विश्वसनीय पाया। हालांकि हीना की आवाज कोमल थी, उसकी तकनीक वास्तव में मजबूत थी। आर्यन शर्मा यह नहीं बता सका कि यह पेशेवर थी या नहीं, लेकिन यह काफी अच्छा लगा। यहां तक कि अगर संक्षिप्त दर्द होता तो इसके बाद ताजगी की एक अवर्णनीय भावना होती।
प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों का अनिवार्य रूप से कुछ शारीरिक संपर्क था, जैसे कि जब उसके सिर को उसकी मजबूत जांघों पर आराम करने की आवश्यकता होती थी या जब हिना पीछे से उसकी रीढ़ की हड्डी को संरेखित करने में मदद करती थी, तो कभी कभी अनजाने में आर्यन शर्मा पर दबाव डालती थी। कपड़े पतले थे लेकिन संवेदना वास्तविक थी। कुल मिलाकर तकनीक बहुत पेशेवर थी, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कुछ आकर्षक गुण थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोगों को यह माहौल पसंद आया। दिलचस्प, अगर कोई ग्राहक इस दौरान फायदा उठाने की कोशिश करता है तो क्या होता है? आर्यन शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। हम आमतौर पर ग्राहकों के साथ कुछ दूरी बनाए रखते हैं या एक तकिया को बफर के रूप में रखते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे तुम्हारे फायदा उठाने से कोई आपत्ति नहीं है, हम उन चरणों को छोड़ देते हैं। हीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब तक आर्यन शर्मा पहले ही उसकी ओर मुड़ चुका था, अपनी वर्दी के छिपे हुए लाभों को एक बार फिर देख रहा था। हीना वास्तव में कड़ी मेहनत कर रही थी और उसका शरीर पहले से ही पसीने से तर था, जिससे पतली सफेद पोशाक थोड़ी पारदर्शी हो गई थी, जिसमें आकर्षण का संकेत था। आर्यन शर्मा की नज़र को देखकर हीना को अपने बॉस के निर्देश याद आए। उसने अपने होंठ काटकर संक्षेप में संकोच किया और आर्यन शर्मा के सुंदर चेहरे पर चुपके से नजर डालने के बाद चुपचाप कहा, अगला मैं तुम्हें आराम करने में मदद करने के लिए एक कोमल तकनीक का उपयोग करूंगी और फिर मालिश समाप्त हो जाएगी। क्या यह अंत के करीब था? आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया, मालिश के अनुभव से कुल मिलाकर संतुष्ट महसूस किया। वह हीना के जारी रखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर उसने उसे दरवाजे की ओर चलते हुए और छोटी खिड़की को ढकने के लिए तौलिया का उपयोग करते हुए देखा। इससे पहले कि आर्यन शर्मा प्रतिक्रिया दे पाता, हीना वापस आ चुकी थी और धीरे से उस पर झुक रही थी। तो यह कोमल तकनीक थी। आर्यन शर्मा को याद आया कि कॉलेज में वह अक्सर एक आवारा बिल्ली को खाना खिलाता था। वह छोटी बिल्ली विशेष रूप से स्नेही थी, हमेशा उसे पंजे मारना और उसे हर जगह चाटना पसंद करती थी। उन यादों पर विचार करते हुए आर्यन शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांस थोड़ी असमान थी। भाई, समय समाप्त हो गया है। क्या आप और समय जोड़ना चाहेंगे? हीना ने अपना लहजा बदल दिया, उसकी आवाज बहुत मीठी और फुसलाने वाली हो गई। और समय जोड़ने में क्या शामिल है? इसमें शामिल है। ठीक है। 1 घंटे बाद स्नान करने और कपड़े पहनने के बाद आर्यन शर्मा को हीना द्वारा लिफ्ट तक ले जाया गया। अलविदा कहते हुए आर्यन शर्मा ने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के हीना के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, मुड़कर लिफ्ट में प्रवेश किया, बिना किसी निशान के चला गया। पहली मंजिल के रिसेप्शन पर पहुंचने पर जब आर्यन शर्मा ने बिल का भुगतान करने के लिए कलाई का पट्टा सौंपा, तो कैशियर ने इसे स्कैन करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, सर, आज की सेवाएं एक अनुभव वाउचर द्वारा कवर की गईं, इसलिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। हैरान आर्यन शर्मा को तुरंत एहसास हुआ कि यह वान कियाओबिन का काम होना चाहिए। हीना से स्पा की गुणवत्ता को देखते हुए इसे निश्चित रूप से एक मानक सेवा नहीं माना जा सकता है, अकेले अतिरिक्त समय जो उसके पास था। बिना किसी पूर्व अनुभव के भी आर्यन शर्मा ने अनुमान लगाया कि इस पूरे पैकेज की कीमत कम से कम कुछ हजार होगी। आर्यन शर्मा आसानी से इस मुफ्त उपहार के साथ दूर जा सकता था। आखिरकार ये वान कियाओबिन का एक एहसान था और बाद वाला कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन यह इसे संभालने का तरीका नहीं था। बेशक भुगतान करने पर जोर देना भी सही नहीं होगा, यह उनकी सद्भावना को अस्वीकार कर देगा। मैंने देखा कि आपकी वर्षगांठ के लिए आपके पास एक रिचार्ज प्रमोशन है, क्या आप मेरे कार्ड पर 100,000 लोड कर सकते हैं? आर्यन शर्मा ने एक पल के लिए सोचा, उनके 100 वर्षगांठ प्रचार दिखाते हुए एक्रिलिक बोर्ड पर नजर डाली और कहा, ओह, निश्चित रूप से सर, कृपया एक पल रुकें। रिसेप्शनिस्ट स्पष्ट रूप से चौंक गई, क्योंकि प्रचार 3000 रिचार्ज से शुरू हुआ था और यहां तक कि बड़े ग्राहक भी शायद ही कभी एक बार में 20 से 30,000 से अधिक लोड करते थे। यह उसका पहली बार किसी को सीधे 100,000 चार्ज करते हुए देखना था। ये जानते हुए कि वह छोटे बॉस का दोस्त था, कैशियर ने पहले कोई प्रचार नहीं किया था। अब उससे बिना कुछ अतिरिक्त किए कई हजार का कमीशन मिलेगा। अगर यह पता नहीं होता कि यह सुंदर ग्राहक उसमें दिलचस्पी नहीं रखता है, तो एक उत्साहित फ्रंट डेस्क लड़की ने कुछ गहरी बातचीत के माध्यम से आभार व्यक्त करने पर भी विचार किया होगा। बोनस राशि के साथ रिचार्ज करने के बाद आपके कार्ड का बैलेंस 120,000 है। यह मिंग शहर के सभी 7 स्टोरों में मान्य है। इसके अतिरिक्त यह सिर्फ एक दिन की मजदूरी थी, इसलिए आर्यन शर्मा को कोई आपत्ति नहीं थी।
लेकिन कार्ड स्वाइप करने के बाद जबकि कैशियर उसके लाभों की व्याख्या करना जारी रखा, आर्यन शर्मा ने अचानक सिस्टम अधिसूचना ध्वनि सुनी। डिंग। सभी सांसारिक मामले ज्ञान है, उन्हें अच्छी तरह से संभालना एक उपलब्धि है। मेजबान ने पारस्परिक संबंधों में एक सही कदम उठाया, ग्रे मैजिक बॉल X1 गिरा दिया। मैजिक बॉल में यादृच्छिक पुरस्कार होते हैं जो ग्रे और सोने में उपलब्ध होते हैं, कृपया उन्हें प्राप्त करने के लिए सिस्टम गोदाम खोलें। अध्याय 47, ₹1 का फ्लैश सेल कूपन। स्पा सेंटर से समय पहले ही 11 बजे के करीब था। लगभग 3 घंटों के लिए प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा थी, लेकिन अंत में आर्यन शर्मा अपनी पिछली इच्छा को पूरी तरह से आराम प्राप्त करने में कामयाब रहा। स्पा अनुभव बुरा नहीं था। होटल वापस जाते हुए आर्यन शर्मा ने अभी सिस्टम प्रॉम्प्ट को याद किया और सिस्टम गोदाम इंटरफेस खोला। खजाने के नक्शे के अलावा अब एक झपकी लेने वाला ग्रे मैजिक बॉल था। उसने इसे खोलने के लिए मानसिक रूप से छुआ और ग्रे मैजिक बॉल गायब हो गया। एक कूपन जैसा कार्ड बदल गया। फरारी ₹1 का फ्लैश सेल कूपन। एक बार उपयोग करने के बाद एक सीमित समय के लिए एक ऑनलाइन भुगतान चैनल खुलेगा। मेजबान द्वारा भुगतान पूरा करने के बाद उन्हें फरारी वाहन X1 प्राप्त होगा। फरारी वाहनों की दुर्लभता के कारण विशिष्ट मॉडल वास्तविकता में यादृच्छिक रूप से उत्पन्न होगा। एक कार एक आदमी का दूसरा बिजनेस कार्ड है जो आपके सामाजिक जीवन में थोड़ी मदद कर सकता है। आर्यन शर्मा अपनी पटरियों में जम गया। फरारी ₹1 का फ्लैश सेल कूपन। शानदार। आर्यन शर्मा केवल ये शब्द बड़बड़ा सकता था, यहां तक कि वे विज्ञापन प्लेटफॉर्म भी ऐसे दावे करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कौन सा आदमी सुपरकार का मालिक होने का सपना नहीं देखता? विशेष रूप से आर्यन शर्मा की उम्र में बेंटले जैसी लग्जरी कारों की तुलना में फरारी का आकर्षण बहुत अधिक होना तय था। हालांकि मॉडल यादृच्छिक होगा, आर्यन शर्मा को याद आया कि सबसे सस्ता फरारी मॉडल भी लगभग 3 मिलियन था, जिससे ₹1 मुफ्त में मिलने जैसा लग रहा था। ये ग्रे मैजिक बॉल अविश्वसनीय था। शुरुआत में क्योंकि एक अधिक उन्नत गोल्डन मैजिक बॉल था, आर्यन शर्मा की ग्रे मैजिक बॉल के लिए उम्मीदें अधिक नहीं थीं। अब उसने वास्तव में आश्चर्यचकित महसूस किया। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन शर्मा ने फ्लैश सेल कूपन का उपयोग करने का फैसला किया। ऑनलाइन भुगतान चैनल उत्पन्न हुआ, 15 मिनट तक सीमित। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर आर्यन शर्मा समय कितना तंग था इससे हैरान था। उसने जल्दी से अपना फोन खोला, केवल होम स्क्रीन पर मुझे क्लिक करें नामक एक रहस्यमय लिंक पाया। उसने जल्दी से लिंक के माध्यम से भुगतान पूरा किया। उसके बाद पृष्ठ पर एक प्रगति बार दिखाई दिया जिसमें वाहन की खोज दिखाई दे रहा था। चूंकि इसमें वास्तविकता के साथ बातचीत शामिल थी, आर्यन शर्मा ने अनुमान लगाया कि प्रक्रिया तेज नहीं होगी। हालांकि उसने पहले कभी कार नहीं खरीदी थी, लेकिन वह कारों के बारे में काफी कुछ जानता था। फरारी जैसी सुपरकार के लिए यहां तक कि घरेलू स्तर पर कुछ 4 स्टोरों में से एक में जाने पर भी उनके पास स्टॉक में वाहन नहीं थे। आपको आमतौर पर कम से कम महीनों पहले ऑर्डर करना पड़ता था। हम ऑनलाइन जो कार मॉडल देखते हैं वे केवल सार्वजनिक टेम्पलेट हैं, लेकिन वास्तव में फरारी मालिक के लिए अलग अलग डिग्री के फैक्ट्री अनुकूलन प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि भले ही मॉडल समान हो, बेची गई प्रत्येक फरारी में अलग अलग विवरण होंगे। आर्यन शर्मा वास्तव में उत्सुक था कि सिस्टम उसके लिए तैयार फरारी कहां ढूंढेगा। तभी आर्यन शर्मा का फोन बजा। ये वान कियाओबिन का फोन था। यह आर्यन शर्मा की अपेक्षाओं के भीतर था क्योंकि उसने अस्थायी रूप से लिंक से बाहर निकलकर कॉल का जवाब दिया। आर्यन शर्मा, तुम मेरे साथ इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? वान कियाओबिन ने चिढ़कर कहा, यह एक ग्राहक के रूप में मेरे परिवार के स्टोर में तुम्हारा पहली बार आना था। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था, लेकिन तुम्हें इतना रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं विनम्र नहीं हो रहा हूं, मुझे वास्तव में लगता है कि तुम्हारी सेवा अच्छी है। इसके अलावा ये पैसा तुम्हें उपहार नहीं है, मैं निश्चित रूप से फिर से आऊंगा, आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह ठीक है। चूंकि तुम मुझे इतना महत्व दे रहे हो, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं शुभकामनाओं के लिए तुम्हारे सदस्यता कार्ड को 8888 के साथ समाप्त करने के लिए टॉप अप करूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं तुम्हारा थोड़ा फायदा उठाऊंगा, आर्यन शर्मा ने कहा। ठीक है, तो अगले सप्ताह मुझे एक सभा की योजना बनाने दो और तुम्हें एक ड्रिंक के लिए बाहर आना होगा। वान कियाओबिन ने आर्यन शर्मा को एक और निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार एक अस्पष्ट किसी दिन से एक निश्चित अगले सप्ताह तक।
आर्यन शर्मा सहमत हो गया और वांग कियाओबिन के साथ थोड़ी देर चैट करने के बाद उसने फोन काट दिया और स्वीट में लौट आया। डिंग डोंग, वीचैट पिन किया और आर्यन शर्मा ने सू याजिन का एक संदेश देखने के लिए इसे खोला। पहले एक छोटी लड़की अपना सिर झुकाकर अपनी उंगलियां घुमा रही है। इमोजी आया, फिर एक माफी। भाई क्षमा करें, क्षमा करें। मेरे पास कल दोपहर तुम्हारे साथ आने का समय नहीं हो सकता है। मेरे रूममेट को एक अंशकालिक नौकरी मिली है और वह मुझे साथ आने के लिए जोर देती है। मैं काम पूरा करने के बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगी, ठीक है? मैं इसकी भरपाई के लिए तुम्हें रात का खाना खिलाऊंगी। आर्यन शर्मा रुक गया लेकिन उससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने जवाब दिया, ठीक है, हम तब बात करेंगे। उसने वास्तव में अगले दिन सू याजिन से मिलने की व्यवस्था की थी क्योंकि उसने पहले उसके साथ भोजन करने का वादा किया था। उन्हें रात का खाना खाना था, लेकिन आर्यन शर्मा ने सोचा कि चूंकि उसे एक दिन की छुट्टी है, इसलिए वे कुछ घर भी देख सकते हैं। अगर उन्हें सही घर मिल जाता तो वह नैना के लिए घर खरीद लेता। अब जब सू याजिन के पास दोपहर में समय नहीं था तो आर्यन शर्मा ने सोचा कि वह अकेले ही घर की तलाश में जा सकता है। जब वह इसके बारे में सोच रहा था तो फोन फिर से बजा। आर्यन शर्मा ने देखा कि यह एक अपरिचित नंबर से था और उत्सुकता से जवाब दिया। हेलो, क्या ये श्रीमान आर्यन शर्मा है? हाँ श्रीमान आर्यन, देर रात आपको परेशान करने के लिए मैं गहराई से माफी मांगता हूँ। मेरा नाम फैन वेई है और मैं मिंग सिटी इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो का आयोजक हूँ। क्या हम बातचीत कर सकते हैं? आर्यन शर्मा ने परिचय सुना। शुरू में भ्रमित था, लेकिन जब उसने ऑटो एक्सपो शब्द सुना तो वह उत्साहित हो गया। कॉल को सक्रिय रखते हुए उसने रहस्यमय लिंक को फिर से खोला। निश्चित रूप से पृष्ठ बदल गया था। लेन देन पूरा हो गया। कृपया अपना आईडी मिंग सिटी इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो में अपना वाहन लेने के लिए लाएं। सिस्टम कुशल था। हेलो श्रीमान आर्यन, क्या आप अभी भी वहां हैं? आर्यन शर्मा ने खुद को स्थिर किया और कॉल पर वापस आ गया। हाँ, आगे बढ़ें। बात यह है, फरारी ब्रांड ने हमें अभी सूचित किया है कि आपने हमारी प्रदर्शनी में प्रदर्शित फरारी 812 कॉम्पिटिशन खरीदी है और प्रासंगिक प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। रुको, तुमने कहा कि मैंने कौन सा मॉडल खरीदा है? आर्यन शर्मा की सांस अचानक भारी हो गई। उसने वक्ता को बाधित किया। ओह, ये फरारी 812 कॉम्पिटिशन है। हालांकि फैन वेई को यह समझ नहीं आया कि आर्यन शर्मा ने ये क्यों पूछा, लेकिन उसने खुद को दोहराया। बकवास, ये वास्तव में फरारी 812 कॉम्पिटिशन थी। एक पल रुकिए, आर्यन शर्मा ने जल्दी से फोन पर कहा, फिर जल्दी से इसे अपने मोबाइल से चेक किया। एक बार जब उसने पुष्टि की कि उसकी याददाश्त सही है तो आर्यन शर्मा उत्साहित हो गया। 812 एक क्लासिक फरारी सुपरकार थी जिसे कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था, और 812 कॉम्पिटिशन 2023 में फरारी द्वारा जारी किया गया एक सीमित संस्करण था, जो 812S पर आधारित एक नया मॉडल था। इसके विनिर्देशों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल मूल्य टैग को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि यह सुपरकार कितनी शानदार थी। मानक 812 की आधिकारिक गाइड कीमत लगभग 5 मिलियन थी, जबकि 812 कॉम्पिटिशन लगभग 7.5 मिलियन थी। विकल्पों और अन्य लागतों में 10 लाख से अधिक जोड़ने पर कुल आसानी से 10 मिलियन से अधिक हो सकता है। दूसरे शब्दों में, ये वास्तव में 10 मिलियन युआन की सुपरकार थी। अध्याय 48, मैं तुम्हें मोहित कर दूंगी भैया। लाखों। वर्तमान में आर्यन शर्मा की अपनी संपत्ति लगभग 20 लाख थी, इसलिए यदि उसे सिस्टम से अपना वेतन भी मिल जाता तो सैद्धांतिक रूप से उसे इतनी उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स कार खरीदने में कई महीने लग जाते। श्रीमान फैन, आप कह रहे थे, क्या आप मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते थे? अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए आर्यन शर्मा ने फिर फोन पर बात की। बात यह है श्रीमान आर्यन, क्योंकि कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, हमें तुरंत आपको वाहन सौंप देना चाहिए, लेकिन क्योंकि कार प्रदर्शनी एक और दिन में समाप्त हो रही है, आपकी प्रिय कार इस शो का मुख्य आकर्षण है, जो कई आगंतुकों को आकर्षित कर रही है। फैन वेई ने गंभीरता से कहा, तो क्या प्रदर्शनी के बाद तक इंतजार करना संभव होगा, फिर हम आपको वाहन सौंप दें? बेशक, हम आपको बाजार दर के अनुसार मुआवजा दे सकते हैं। क्या सिस्टम ने वास्तव में वह सुपर कार खरीदी थी जो अभी भी प्रदर्शन पर थी? आर्यन शर्मा कुछ हद तक चकित था। हालांकि यह इंटरैक्टिव वास्तविकता थी, फिर भी इस तरह का संचालन अविश्वसनीय रूप से जादुई था, जो केवल सिस्टम ही कर सकता था। उसने विचार किया और फिर बोला, मुआवजे की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक और दिन प्रदर्शनी कर सकते हैं,
लेकिन मैं पुष्टि करना चाहता हूँ, प्रदर्शनी समाप्त होने पर मैं कार चलाकर ले जा सकता हूँ, है ना? निश्चित रूप से, वास्तव में आपको प्रदर्शनी समाप्त होने तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। फैन वेई ने जल्दी से कहा, आम तौर पर हम 6 बजे बंद करते हैं, लेकिन चूंकि आपको कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, और फरारी ब्रांड के प्रतिनिधियों को भी आपके साथ वाहन की डिलीवरी पर चर्चा करने की आवश्यकता है, यदि आप कल वाहन लेना चाहते हैं, तो आप दोपहर लगभग 3 या 4 बजे तक आ सकते हैं। इससे पहले भी संभव है। मैं व्यक्तिगत रूप से श्रीमान आर्यन का हमारी प्रदर्शनी देखने के लिए बहुत स्वागत करूंगा। इस 812 के अलावा हमारे पास वास्तव में प्रदर्शन पर कई नए मॉडल हैं, जो मुझे विश्वास है कि श्रीमान आर्यन को दिलचस्प लगेंगे। फैन वेई ने अंत में हंसते हुए जोड़ा। फोन रखने के बाद आर्यन शर्मा अभी भी उत्तेजना महसूस कर रहा था और इसलिए उसने कल के लिए अपनी योजनाएं बदल दी। नैना के लिए घर खरीदने का मामला तत्काल नहीं था, क्योंकि वह अभी तक लौटी नहीं थी और वह उस फरारी को देखने के लिए थोड़ा अधीर हो रहा था जो अब उसकी थी। उसने फैन वेई के शब्दों से नेटवर्किंग का संकेत भी महसूस किया, और इतनी बड़ी प्रदर्शनी के प्रभारी व्यक्ति के रूप में कुछ आधिकारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। परिचित बनाना बुरा नहीं होगा। आर्यन शर्मा ने कार प्रदर्शनी की जांच की, जो पिछले वर्ष में मेरठ शहर में सबसे बड़ा ऑटोमोटिव एक्सपो निकला, एक ऐसी चीज जिस पर आर्यन शर्मा ने हाल ही में पढ़ने में तल्लीन न होने पर निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित किया होता। ऐसे जीवंत कार्यक्रम में भाग लिए हुए उसे काफी समय हो गया था। अपने मूड को ताज़ा करने का एक अच्छा अवसर। ... ओह नहीं, मेरे भैया जवाब नहीं दे रहे हैं। आह युतोंग, अगर मेरा आदर्श रोमांस यही समाप्त हो जाता है तो तुम मर जाओगी। इस बीच इंद्रधनुष कला महाविद्यालय में एक महिला छात्रावास में सु याजिंग ने अपना फोन पकड़कर विलाप किया और दर्पण के सामने खड़ी दूसरी लड़की से चिढ़कर कहा, सु याजिंग, तुम्हें जाग जाना चाहिए। तुम्हें अंशकालिक नौकरी पर गए हुए कितना समय हो गया है? क्या तुम्हारे पास इस महीने खाने के लिए पैसे भी हैं? शेन युतोव ने चेहरे पर मास्क लगाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, मुझे किसने कहा कि भैया को मंजूरी नहीं मिलेगी, और सीधे साहचर्य की नौकरी छोड़ दी। सु याजिंग ने आह भरी, बहुत बुरा है कि भैया मेरे बलिदानों को नहीं जानते हैं। कल एक मौका है, लेकिन अगर प्रदर्शनी बहुत देर से समाप्त होती है और भैया मेरे रात के खाने का इंतजार नहीं करते हैं, तो चीजें खराब हो जाएंगी। चलो, वह साहचर्य की नौकरी शुरू से ही भरोसेमंद नहीं थी। छोड़ना सबसे अच्छा है, चाहे तुम खुद को कितना भी ठीक रखो। रात की सड़कों पर चलते हुए तुम्हें हमेशा भूत मिलेंगे और तुम प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ हो। यदि तुम बेचने जा रही हो तो कम से कम अच्छी कीमत पर बेचो, है ना? शेन युतोव ने अपनी आंखें घुमाई। मैं तुम्हें बताती हूँ, भले ही तुम एक दिन के लिए ऑटो शो मॉडल बनकर ज्यादा नहीं कमा सकती हो, कल मेरे कुछ परिचित अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के वहां होंगे। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। एक बार जब तुम उनके शकल में घुल मिल जाओगी तो तुम वास्तव में उच्च समाज में एक कदम रखोगी। मुझे दिलचस्पी नहीं है, मुझे अभी मेरे भैया चाहिए। क्या उन्होंने तुम पर जादू कर दिया है? शेन युतोव पास आए, सु याजिंग को संदिग्ध रूप से थपथपाते हुए, हमेशा भैया भैया, जुनूनी रूप से पागल। क्या वह लड़का वास्तव में उतना ही अच्छा है जितना तुम कहती हो? तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर, सुंदर, अमीर, सुडौल, जवान, उन चिकने मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों से बिल्कुल अलग। बिस्तर पर सु याजिंग ने एक तकिया पकड़ लिया, अपनी चिकनी जांघों को दबाया। आह, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। अगर मैं इसके बारे में बात करती रही तो मुझे फिर से अपने अंतर्वस्त्र बदलने होंगे। अगर सैकड़ों हजारों की घड़ी खरीदने के बारे में तुम्हारी बात सच है, तो वह निश्चित रूप से अच्छी तरह से संपन्न है। शेन युतोव ने लापरवाही से कहा, लेकिन बस इतना ही। मेरे कुछ परिचित अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के पाटेक फिलिप और रिचर्ड मिल घड़ियां पहनते हैं। वे लाखों की घड़ियां हैं। एक बार जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि असली धन कैसा दिखता है। क्या तुम उस युवा मास्टर जांग के बारे में बात कर रही हो जिसकी तुम चापलूसी करती रहती हो? चापलूसी के साथ क्या है इतना अप्रिय लगता है? मैं सिर्फ लघु नाटक दल में शामिल होना चाहती हूँ। उनका परिवार निवेशक है, इसलिए मैं बस देख रही हूँ कि कोई अवसर है या नहीं। शेन युतोव ने सु याजिंग को थपथपाया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वे दूसरी पीढ़ी के लड़के ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ मूर्ख बनाते हैं। वे वास्तव में हमसे शादी नहीं करेंगे। मुझे आसानी से फायदा नहीं उठाया जा सकता। क्या तुम नृत्य विभाग से नहीं हो? तुम हमारे अभिनय प्रमुखों के साथ नौकरी छीनने क्यों आ रही हो? ये सुनकर सु याजिंग ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ जैसे किसी व्यक्ति का नृत्य में कोई भविष्य है? अगर मैं जवान रहते हुए करियर नहीं बदलती हूँ, तो क्या मैं बूढ़ी और भूरी होने तक कतरने उठाने का इंतजार करती हूँ? तुम जैसा कोई
तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें अपने विभाग में सुंदर नहीं माना जाता है? आह, अब मैं समझ गई। सु याजिंग पहले उलझन में थी, फिर उससे एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें शेन यूतोव की छाती पर डाली। फीते वाले नाइट ड्रेस के नीचे वे असमान रूप से बड़े वक्र उछल रहे थे जब शेन यूतोव अपना चेहरा रगड़ रही थी। अगर तुम नृत्य की दुनिया में नहीं टिक सकती हो तो मुझे तुम्हारे बोझ से प्यार हो जाएगा। फिर मैं और अधिक मुद्राएं अनलॉक कर सकती हूँ और निश्चित रूप से भैया को मंत्रमुग्ध कर सकती हूँ। सु याजिंग ने सीधे चुटकी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, ईर्ष्या से कहा। आह, सु याजिंग, तुम मरने जा रही हो। आश्चर्यचकित होकर शेन यूतोव ने तेजी से झपट्टा मारा। दोनों लड़कियां तुरंत बिस्तर पर उलझ गईं। हर जगह सफेदी का दृश्य बन गया। रुको, मेरा फोन बज रहा है। आह, भैया मेरे साथ रात का खाना खाने के लिए राजी हो गए। सु याजिंग ने अपने फोन पर नजर डाली, उत्साह से शेन यूतोव को धक्का दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर प्रदर्शनी समय पर बंद नहीं हो सकती है तो मैं काम छोड़ने के लिए वेतन छोड़ना पसंद करूंगी। किसी भी मामले में कुछ भी भैया के साथ मेरी तारीख में देरी नहीं कर सकता है। छात्रा सु याजिंग, जरा देखो कि तुम कितनी अनुभवहीन हो। शेन यूतोव ने बगल में अपने होंठ घुमाए। मैं कल रात के खाने के लिए तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मुझे देखना है कि क्या तुम्हारा ये भैया वास्तव में उतना ही महान है जितना तुम उसे बताती हो। अध्याय 49, अलविदा पति। आर्यन शर्मा दोपहर के करीब 50 वर्ग मीटर के बिस्तर पर जागा। बेशक कोई भी राष्ट्रपति सुइट बिस्तर वास्तव में इतना बड़ा नहीं था, ये सिर्फ शानदार नींद की गुणवत्ता का वर्णन करने का एक तरीका था। उच्च स्तरीय गद्दे, यदि आप वास्तव में इसमें उतरना चाहते हैं तो बस थोड़ी अधिक आराम प्रदान करते हैं, लेकिन बस वह थोड़ी सी बात नियमित गेंदों पर वापस जाने को असहज बना सकती है एक बार जब आप इसके आदी हो जाते हैं। कम से कम आर्यन शर्मा जानता था उसके लिए कोई वापसी नहीं थी। उसके द्वारा खरीदा जाने वाला नया घर उसकी जीवनशैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शीर्ष गुणवत्ता वाले बड़े बिस्तर वाला होना चाहिए। पिछली रात वह बिस्तर पर रहा क्योंकि उसने डिम्पल के साथ वॉर ऑफ किंग्स के 2 राउंड खेले। दाजी के साथ खेलते हुए बहुत देर तक जागता रहा। उसने अपना फोन उठाया और हमेशा की तरह 1 दर्जन से अधिक अपठित संदेश और छूटी हुई कॉल देखी। हालांकि अधिकांश कॉल टेलीमार्केटर्स की थी और उन्हें अनदेखा किया जा सकता था। श्वेता, सुप्रभात श्रीमान आर्यन। आप कितने भी व्यस्त हो, नाश्ता करना न भूलें। लीजा एलवी सल्स, श्रीमान आर्यन, आज मौसम बहुत अच्छा है। क्या आप आज दोपहर ड्रिंक के लिए बाहर आना चाहेंगे? मुझे एक छिपा हुआ रत्न कैफे पता है। सु याजिंग, अरे भैया सुप्रभात। आज सेक्सी कार मॉडल रानरान है। अभिवादन संदेशों के ढेर को देखकर आर्यन शर्मा मुस्कुराया। उम्मीद के मुताबिक एक बार जब आपके पास पैसा होता है तो आप दयालु लोगों से घिरे होते हैं। उसने रानरान द्वारा भेजी गई तस्वीर देखी। एक प्लंजिंग नेकलाइन, चांदी की स्पगेटी स्ट्रैप ड्रेस। थोड़ा उलझन में महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था कि उसका फिगर बेहतर हो गया है? क्या ये 36D गंभीर था? उठकर, धोकर और फिर बेला को दोपहर का भोजन लाने के लिए बुलाकर आर्यन शर्मा के भोजन की मेज पर बैठने तक उसे याद नहीं आया कि उसका एक दैनिक कार्य अभी भी अधूरा है। उसने नैना के साथ चैट बॉक्स खोला और एक वीडियो कॉल शुरू किया। पहली बार जब उसने कॉल किया तो ये हैंग हो गया। आर्यन शर्मा ने भौहें उठाई, ताज़ा नारियल का रस पीते हुए फिर से डायल किया। इस बार वीडियो कॉल का जवाब देने से पहले रिंगटोन काफी देर तक बजती रही। दूसरी तरफ नैना की सांस थोड़ी असमान थी और कैमरा स्थिर होने से पहले थोड़ा हिला। नैना ने एक काले रंग का महिलाओं का ब्लेजर पहना था। पृष्ठभूमि ने एक बाथरूम स्टॉल का सुझाव दिया। क्या सिर्फ मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इस तरह की जगह में छिपना आवश्यक है? आर्यन शर्मा को मजा आया। मैं अभी जूनियर सिस्टर डिम्पल के साथ थी, नैना ने धीरे से समझाया। आर्यन शर्मा ने समझदारी से सिर हिलाया। एक निश्चित कोण से नैना उनके अजीब रिश्ते को उससे ज्यादा उजागर करने से डरती थी, खासकर डिम्पल के सामने। हालांकि मैं तुम्हें समझता हूं, क्योंकि तुमने मुझ पर फोन काटने की हिम्मत की। तुम्हें सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। कि कैसी सजा? नैना की हाल ही में शांत हुई सांस फिर से तेज हो गई। कैमरा नीचे करो, मुझे देखने दो कि तुमने आज क्या पहना है। नैना ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः फोन को धीरे धीरे झुकाया। प्रचुर मात्रा में छाती के ऊपर से गुजरते हुए, फिर दर्जी ब्लेजर द्वारा उल्लिखित पतली कमर, नीचे घुटने की लंबाई वाली पेंसिल स्कर्ट थी जिसमें काली स्टॉकिंग्स में कसकर लिपटी सीधी टांगें थीं। उसने आज पैंटीहोज पहनी थी। थोड़ा चमकदार सामग्री उसकी जांघों और घुटनों के चारों ओर लिपटी हुई थी, अंतराल से आने वाली रोशनी में लुभाने वाली चमक के साथ चमक रही थी।
ये होजरी बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी और करीब। आर्यन शर्मा ने थोड़ी देर के लिए इसकी प्रशंसा की और फिर अपनी आवश्यकता बताई। कैमरा काफी हद तक हिल गया लेकिन काफी जूम इन हो गया। फिर आर्यन शर्मा ने और भी अत्यधिक अनुरोध किया। उसकी आवाज धीमी थी, इतनी धीमी कि नैना इसे स्पष्ट रूप से सुनना नहीं चाहती थी। आर्यन शर्मा को उसे लगातार घूरते हुए देखकर नैना, जिसके गाल पहले से ही लाल हो रहे थे, अंततः व्यापक चुप्पी के बाद लगभग अश्रव्यनाक की आवाज निकाली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मम। नैना ने स्टॉकिंग्स को खींचा और उन्हें वापस स्नैप कर दिया। कैमरा हिंसक रूप से हिल गया। फिर से, क्या हम नहीं कर सकते? नैना के स्वर में विनती का संकेत था। आर्यन शर्मा हल्के से हंसा, ये सजा है। अगर तुम अभी नहीं करोगी, जब हम मिलेंगे तो मैं नहीं रुकूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नैना चुप हो गई लेकिन फिर भी अपने हाथ हिलाए। थोड़ी ताकत लगाओ, अगर मुझे आवाज सुनाई नहीं देती है तो यह नहीं गिना जाएगा। आर्यन शर्मा ने असंतुष्ट होकर कहा। इस बार नैना ने बहुत तेजी से काम किया। अच्छी तरह से बनी स्टॉकिंग्स को सीमा तक खींचा गया और वापस स्नैप किया गया, जिससे उसके पैर का मांस कई बार हिल गया। पॉप की आवाज सुनकर आर्यन शर्मा ने अंततः सिर हिलाया। ठीक है। नैना ने राहत महसूस की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह स्थिर रूप से खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, बस स्टॉल के दरवाजे पर झुकी हुई थी और भारी सांस ले रही थी। मैं बाहर जा रहा हूं। तुम जाकर व्यस्त हो जाओ। ओह, वैसे तुम्हें इस समय के आसपास मुझे क्या कहना चाहिए? आर्यन शर्मा खड़ा हुआ लेकिन फिर भी नैना को मनोरंजन के साथ देख रहा था। नैना के गुलाबी होंठ हिल गए, कुछ दबी हुई शब्दांशों को व्यक्त करते हुए। सुन नहीं सका। आर्यन शर्मा ने सीधे सिर हिलाया। नैना का चेहरा लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और फोन स्क्रीन के करीब झुकी, धीरे से कहा, अलविदा, अलविदा पति। एक काली टोयोटा अल्फा। अध्याय 50, संयोग से मुलाकात। इन विचारों के साथ आर्यन शर्मा ने सहज रूप से अपना फोन निकाला, सु याजिंग द्वारा भेजी गई तस्वीर खोली, थोड़ी जूम इन की और मंच पर मॉडल के साथ तुलना करने के लिए उसे ऊपर उठाया। वही ऊंची 36D, वही उभरे हुए कूल्हे, वही चांदी की स्ट्रपलेस मिनीस्कर्ट, सरपीन कमर। ये पूरी तरह से समान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वे बिल्कुल समान थे। एकमात्र अंतर ये था कि तस्वीर में चेहरा नहीं दिखाया गया था, क्योंकि सु याजिन ने कहा था कि आज उसकी अंशकालिक नौकरी एक कार मॉडल के रूप में थी। आर्यन शर्मा उससे टकराने के लिए तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने जो तस्वीर भेजी थी वह वास्तव में किसी अन्य मॉडल की थी। थोड़ी सी प्रतिक्रिया के बाद आर्यन शर्मा को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी ये लड़की सु याजिन की रूममेट होने की संभावना है, जिसका उसने उल्लेख किया था। उसके बगल में तस्वीरें खींच रहे एक मध्यम आयु वर्ग के चाचा ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और आर्यन शर्मा की फोन स्क्रीन देखी और उसकी आंखें दूर नहीं जा सकीं। वाह दोस्त, ये फोटो एंगल बस अद्भुत है, वह क्लीवेज बस चरम है। ऐसा लगता है कि जब तुमने इसे लिया था तो वह तुम्हारे ठीक बगल में थी। तुमने ये कैसे किया? जल्दी करो, मुझे सिखाओ। बहुत सरल, बस उसे अपनी बाहों में झुकने दो और फिर शटर दबाओ। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पश, मध्यम आयु वर्ग के चाचा के चेहरे पर तुरंत तुम सिर्फ डींग मार रहे हो का भाव आ गया, क्योंकि चाचा का विस्मयादिबोधक जोर से था। शेन युतोंग, जो यू9 के सामने विभिन्न मुद्राएं बना रही थी, ने भी इसे सुना। उसने अपना सिर घुमाया और उन दोनों को देखा जो उसके बारे में मजाक कर रहे थे। हालांकि जब उसने आर्यन शर्मा की सुंदर उपस्थिति देखी तो वह चौंक गई और उसके दिल में असुविधा थोड़ी कम हो गई। इस क्षण, जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, आर्यन शर्मा को भी उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मूल रूप से क्योंकि दूसरे का फिगर अच्छा था, आर्यन शर्मा को उसके लुक से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस लुक से वह ये देखकर हैरान रह गया कि लड़की की उपस्थिति भी बुरी नहीं थी। उसका एक तरह का मासूम गोल चेहरा था, बहुत युवा और आम तौर पर परिपक्व और कामुक फिगर के साथ। उसका समग्र स्कोर डिंपल और नैना जैसी शीर्ष सुंदरियों से सिर्फ एक पंक्ति नीचे था। डिंपल को उसकी मिश्रित जाति की विशेषताओं के साथ अनुचित लाभ था, जबकि नैना को उसकी अत्यधिक उत्तम विशेषताओं के लिए अतिरिक्त अंक मिले, जो उस तरह के दिव्य चेहरे से संबंधित थीं, जिस पर लड़कियां भी चिल्लाती थीं। हालांकि विशेष प्राथमिकताओं वाले कुछ पुरुषों के लिए सु याजिन की रूममेट अधिक आकर्षक हो सकती है, विशेष रूप से बिस्तर में। अगर वह कुछ विशिष्ट संगठनों में बदल जाती है, जैसे नाविक सूट या सौतेली मां की पोशाक, तो बढ़ी हुई हमले की गति और महत्वपूर्ण हित जैसे बफ जोड़ना बहुत आसान होगा। अपनी नजर भी उस पर टिकी हुई देखकर आर्यन शर्मा ने उस पर आंख मारी। क्या बात है, क्या ये लड़का वास्तव में सोचता है कि वह सिर्फ इसलिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि वह सुंदर है?
शेन यूतोव ने आर्यन शर्मा के छेड़खानी पर व्यंग्य किया। वह सु याजिन की तरह फेस हाउंड नहीं थी। वास्तव में तथाकथित सुंदरता उसके लिए व्यर्थ थी। इसलिए इस क्षण आर्यन शर्मा के कार्यों ने उसकी घृणा को जल्दी से बढ़ा दिया। जब उसने उसे तीखी नजर दी तो आर्यन शर्मा को ज्यादा परेशानी नहीं हुई और वह मुड़ने और जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई दी। वाह, आर्यन शर्मा! इस असामान्य रूप से परिचित आवाज को सुनकर आर्यन शर्मा भी आश्चर्य से मुड़ गया। उसके पीछे से कुछ युवक और युवतियां चली आईं, जिनमें से एक वान कियाओबिन था जिसने उसे बुलाया था। भा भैया, क्या संयोग है! आर्यन शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि दोनों कल रात ही मिले थे और एक दिन भी बीतने से पहले फिर से टकरा जाएंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम कार शो में आ रहे हो तो मैं तुम्हें कल मेरे साथ आने के लिए कहता। वान कियाओबिन भीड़ में सबसे पीछे से अपनी गति तेज करके आया, खुशी से आर्यन शर्मा के कंधे पर मुक्का मारा। हाँ, क्या तुम दोस्तों के साथ आए हो? आर्यन शर्मा ने वान कियाओबिन के साथियों पर नजर डाली। 4 पुरुषों और 2 महिलाओं को देखा। महिलाओं के सुंदर और पुरुषों के तेज और आकस्मिक दिखने के साथ स्पष्ट रूप से सिर्फ साधारण लोग नहीं थे। हाँ, एक दोस्त कार खरीदना चाहता है, इसलिए हम उसके साथ आए हैं, लेकिन मैं भी अपनी कार बदलने वाला हूँ, इसलिए यह समझने का अच्छा समय है। आओ आओ, मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। वान कियाओबिन ने पहले समझाया और फिर थोड़ी देर के लिए संकोच करने के बाद आर्यन शर्मा को अपने साथियों की ओर खींच लिया। आर्यन शर्मा ने मूल रूप से सोचा कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन वह वान कियाओबिन की सद्भावना को कम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे चला गया। दोस्तों, हम मेरे स्कूल के एक जूनियर से टकरा गए, मैं आप सभी से उसका परिचय कराता हूँ। वान कियाओबिन युवाओं पर मुस्कुराया और कहा, उसका नाम आर्यन शर्मा है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त। जैसे ही समूह ने आर्यन शर्मा की जांच की, वान कियाओबिन ने एक एक करके उसका परिचय दिया। ये झांग जियुआन युवा मास्टर झांग हैं, एक प्रामाणिक पूर्वोत्तर लड़का। ये तूगे हैं, उनका परिवार एक खदान का मालिक है। आर्यन शर्मा, युवा मास्टर आर्यन, आपका और उनका उपनाम एक ही है। और फिर भाई रुवान है। 2 भव्य रूप से कपड़े पहने लड़कियों के लिए वान कियाओबिन ने बस उन्हें अनदेखा कर दिया। वान कियाओबिन का रवैया बहुत गर्म था। परिचय के दौरान लगातार आर्यन शर्मा को सार्थक रूप दे रहा था, ये स्पष्ट कर रहा था कि उसका क्या मतलब था। ये लोग शायद महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि वाले थे और वान कियाओबिन को उम्मीद थी कि आर्यन शर्मा भी उन्हें सम्मान के संकेत के रूप में भाई कहेगा। वस्तुनिष्ठ रूप से ये व्यक्ति वास्तव में आर्यन शर्मा से बड़े थे, विशेष रूप से भाई रुवान एक पूर्ण हर्मीस पोशाक और एक रोलेक्स डेटोना पहने हुए लगभग 30 अनुमानित थे। लेकिन आर्यन शर्मा को स्पष्ट रूप से इसकी परवाह नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर वह वास्तव में संबंध बनाना चाहता था तो वह किसी की चापलूसी नहीं करेगा। इसलिए आर्यन शर्मा ने बस एक विनम्र मुस्कान बनाए रखी, समूह को सिर हिलाया और कहा, नमस्ते सब लोग। आर्यन शर्मा के उदासीन रवैये ने उन्हें उस पर अधिक समय तक नजर डालने के लिए मजबूर किया। झांग जियुआन के चेहरे पर भी भ्रम का भाव था, जैसे कि आर्यन शर्मा नाम परिचित लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहाँ सुना था। आर्यन शर्मा, मेरा और तुम्हारा उपनाम एक ही है, क्या तुम भी मेरठ से हो? तुम्हारा परिवार किस व्यवसाय में है? एक चेन पहने और कुछ लापरवाह व्यवहार वाले आर्यन शर्मा ने हंसते हुए कहा। मैं जयपुर से हूं और मेरा परिवार व्यवसाय नहीं करता है। इस तरह सीधे सवाल पूछे जाने से आर्यन शर्मा थोड़ा भौंहे चढ़ा गया, जवाब में सिर हिलाते हुए। जयपुर हूँ। आर्यन शर्मा को जयपुर से सुनकर आर्यन शर्मा ने स्पष्ट रूप से रुचि खो दी। आर्यन शर्मा के पहनावे से वह एक अच्छे परिवार से लग रहा था, इसलिए उसे जानना बुरा नहीं होगा, लेकिन चूंकि वह एक छोटी जगह से था, इसलिए जुड़ने का ज्यादा कारण नहीं था। यहाँ तक कि अगर आर्यन शर्मा के परिवार में सार्वजनिक सेवा कर्मचारी थे तो मेरठ में पृष्ठभूमि के बिना यह उनकी नजरों में लगभग कुछ भी न होने के समान था। हम सब यहाँ दोस्त हैं, मिलना भाग्य है। इसके बजाय युवा मास्टर झांग आर्यन शर्मा पर मुस्कुराए और एक विनम्र शब्द कहा, लेकिन जल्दी से आर्यन शर्मा और अन्य लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। आर्यन शर्मा पर और ध्यान नहीं दिया। वान कियाओबिन को अजीब लगा, आर्यन शर्मा को थपथपाया और कुछ कहने ही वाला था कि शेन यूतोव उत्साहपूर्वक मंच से कूद गई और भीड़ के किनारे पर चली गई, मुस्कुराते हुए और कुछ लोगों को हाथ हिलाते हुए। युवा मास्टर झांग, भाई तुम यहाँ हो? आर्यन शर्मा ने उसे आश्चर्य से देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि सु याजिन की रूममेट उन्हें जानती होगी। शेन यूतोव ने गर्व से अपनी छाती फुलाई लेकिन आर्यन शर्मा को नहीं देखा।
शुरू में आर्यन शर्मा को कुछ लोगों के साथ मिला हुआ देखकर उसे थोड़ी आशंका हुई और उसने संपर्क करने में संकोच किया क्योंकि वह पहले आर्यन शर्मा के प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। बाद में ये देखते हुए कि आर्यन शर्मा समूह को जानता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह सिर्फ एक हाशिए का आंकड़ा था, तो वह आत्मविश्वास से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।